2019 was amended by notification number 60 by 2020 dated 30th of August 2020। तो लोगों के नजर आया ये क्या हो गया, हुआ तो कुछ भी नहीं था, ये तो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अब नाम बदल दिया गया। पहले उसको ई असेसमेंट कहा गया, अब फेसलेस असेसमेंट का नाम दे दिया गया। एक नोटिफिकेशन पहले भी और भी आया था 61 के साथ, नोटिफिकेशन 62, वो भी 12 सितंबर का था। उसमें यह लिखा था कि ई असेसमेंट स्कीम को इफेक्ट देने के लिए कौन कौन से सेक्शन में मॉडिफिकेशन चाहिए या एडॉप्शन चाहिए या रेक्टिफिकेशन चाहिए, वो भी उन्होंने उस नोटिफिकेशन में डाल दिया और फिर अमेंड कर दिया 13th of August 2020 को बाय नोटिफिकेशन नंबर 61। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन 61 अलग पढ़ रहे हैं और नोटिफिकेशन 60 अलग पढ़ते हैं। ये अलग पढ़ने की चीज नहीं है, बेसिक नोटिफिकेशन 61 है और नोटिफिकेशन 60 द्वारा उसको अमेंड किया गया है। तो आपको पहले 61 बाई 2019 को अमेंड कर लीजिए बाई नोटिफिकेशन नंबर 60 2020 डेटेड 13th of August 20। जब अमेंड करके इसको मर्ज कर देंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या स्कीम है। इसी तरह नोटिफिकेशन 60 को अब अमेंड कर लीजिए 61 नोटिफिकेशन 20 से, तो समझ में आएगा। ये तो अभी पुरानी बात हो गई, निकल गया अगस्त 13। लेकिन आपको याद होगा मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये कहा था कि हम 25 सितंबर को डेट दी थी, डेडलाइन, क्या 25 सितंबर को हम ई अपील भी कर देंगे, फेसलेस अपील भी कर देंगे। कर दी, हालांकि उसका लॉ तो लाया गया था फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा, और फाइनेंस एक्ट 20 में इंसर्ट किया था सेक्शन 250 सबसेक्शन 6B, सबसेक्शन 6C और सबसेक्शन 6D। लेकिन वो सेक्शन इंसर्ट किए थे, नोटिफाई नहीं किए थे। लेकिन 25 सितंबर को 76 बाय 2020 डेटेड 25 सितंबर में एक स्कीम ले आए जिसका नाम रखा फेसलेस अपेलेट स्कीम, फेसलेस अपेलेट स्कीम, वो भी ले आए हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन और डाला 77 certain amendment जो उन सेक्शनों में होगी, they will be subject to that, तो वो भी डाल दिया है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, फेसलेस असेसमेंट करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो फेसलेस अपील को भी हम करेंगे, जिसमें नोटिफिकेशन 76 एंड 77 आता है। तो लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्शन 143(3)(a क्या कहता था? सेक्शन 143(3)(a, द सेंट्रल गवर्नमेंट may make a scheme by notification in the official gazette, by notification in the official gazette for assessment of income under section 143(3) or 144, so as to avoid interface between the assessing officer and the assessee in the course of proceeding to the extent टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल। उन्होंने बोला कि हम एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसमें एक स्कीम लाएंगे। किस चीज की स्कीम लाएंगे? असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस अंडर सेक्शन 143(3) और इवन 144। ये असेसमेंट होगी, क्या है? टू हैव ग्रेटर एफिशिएंसी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सो एज टू अवॉइड। कहता है जी हम ज्यादा एफिशिएंसी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, सो एज टू अवॉइड इंटरफेस बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर एंड द असेसी इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकल पॉसिबल। जितना भी टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल होगा हम ये लाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि दैट वी विल गो फॉर सेकंड पॉइंट क्या बोला? ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, सो एज टू हैव ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन बाय इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन
हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करेंगे। और लास्ट में लिखा so as to have team based assessment with dynamic jurisdiction। हमारे टीम बेस्ड असेसमेंट होगी और डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन होगा। ये सेक्शन 143(3)(a) डाल दिया था और सेक्शन 143(3)(b) में डाला था तब द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम may by notification in the official gazette make certain adoption modifications or what you call rectification in certain sections which are already there। जैसे सेक्शन 270(a) था असेसिंग ऑफिसर, उसको मॉडिफाई कर दिया, अडॉप्शन कर दिया कि उसके लिए हम उसको असेसमेंट यूनिट करेंगे। फिर सेक्शन था 92(CA) भाई ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, उसमें भी हम मॉडिफिकेशन लाएंगे। फिर लिखा 120 सेक्शन ज्यूरिडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज, उसमें भी डल कर दिया। 124 ज्यूरिडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, उसमें भी अमेंडमेंट कर दी। 127 सेक्शन उसको भी कह दिया इट विल बी सब्जेक्ट टू अडॉप्शन मॉडिफिकेशन और ये, और उसको कह दिया 127 में ट्रांसफर ऑफ केसेस। 129 चेंज ऑफ इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस। 131 डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। 133 133(a), 134 एंड चैप्टर ये जो 14, इनमें सब हम अमेंडमेंट लाएंगे, नोटिफिकेशन है ये कर देंगे और हमने एक स्कीम प्रिस्क्राइब कर दी। वैसे तो स्कीम प्रिस्क्राइब कर दी थी, उसका नाम रखा था ई असेसमेंट स्कीम 2019 फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम 2019 brought in by notification number 61 dated 2019 dated 12 September as amended by notification number 60 by 2/2020 dated 30th of August 2020। ये डाला, पहला सेक्शन ही बदल दिया सर, उसका नाम ही बदल दिया। पहले नाम था फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम, अब इसका नाम रख दिया फेसलेस असेसमेंट स्कीम। अब सीधा नाम रख दिया फेसलेस असेसमेंट स्कीम। अब ई असेसमेंट खत्म, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इसका नाम आ गया। अब फेसलेस असेसमेंट में करा क्या उन्होंने कहा जी अथॉरिटी विल कॉन्स्टिट्यूट सर्टेन सेंटर्स एंड यूनिट्स, बना दिए। पहला नाम रखा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जरा नाम सुन लीजिए सर, क्या नाम है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। पर रुकिए, इसका नाम 1 अप्रैल 2021 से बदल जाएगा। फिर अभी तो ये नोटिफिकेशन जो डाला है 61, अब आ गया कि उन्होंने कह दिया ये वैलिड 31 मार्च 21 तक है। ये नोटिफिकेशन की वैलिडिटी 31 मार्च 21 तक है। 31 मार्च 21 के बाद उन्होंने सेक्शन 144(b) डाल दिया इनकम टैक्स एक्ट में, और सेक्शन 144(b) डालकर ये सारे नोटिफिकेशन को उसमें एक्ट में डाल दिया 144(b), और उसका नाम अब क्या रखा है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर नहीं रखा है। अभी तो हम कहते थे NEAC, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। आगे से कहा करेंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, उसका नाम बदल देंगे। अभी नाम 31 मार्च 21 तक है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NEAC, लेकिन इसका नाम 1 अप्रैल 2021 से फ्रॉम बाय सेक्शन नंबर 144(b) जो अभी बिल आया था, जो एक्ट बन गया, उसमें डाल दिया कि उसका नाम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो जाएगा। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अंडर ए सेंट्रलाइज्ड चार्ज टू हैव डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन। सारा चार्ज असेसमेंट का पूरे नेशनल लेवल का नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को दे दिया गया है, पूरा चार्ज, और डायनेमिक ज्यूरिडिक्शन पूरी कंट्री की ज्यूरिडिक्शन उनके पास दे दी गई। इसका नाम रखा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जो नाम बदलकर 1 अप्रैल 2021 से नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो जाएगा बाय सेक्शन नंबर 144। फिर उसने कहा द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट एज मैनी regional e-assessment center as it deemed necessary।
को नेशनल रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनाएंगे एज इट डीम्ड नेसेसरी टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर कार्डर बेस्ड रीजनल चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बना दिया। ये जो नाम बनाया जी नेशनल रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, ये 31 मार्च 21 तक है। आफ्टर 31 मार्च 21 इसका नाम हो जाएगा रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। आफ्टर 31 मार्च 21 इसका नाम बदलकर रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर होगा। बाकी वही होगा, सिर्फ नाम ही बदला जाएगा, काम वही होगा। फिर उन्होंने बनाया वी विल कॉन्स्टिट्यूट 94 रीजनल बना दिए रीजनल असेसमेंट सेंटर, और भी बनाने जा रहे हैं, बहुत बना दिए। दिल्ली में कई बना दिए, कोलकाता में बनाए, बॉम्बे में कई बनाए, अहमदाबाद में बहुत सेंटर बनाए, अभी और रीजनल सेंटर बनेंगे एज डीम्ड नेसेसरी। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए यूनिट्स। पहला नाम रखा फंक्शनल यूनिट, उसका पहले का नाम रखा असेसमेंट यूनिट, फिर दूसरा नाम रखा वेरिफिकेशन यूनिट्स, फिर तीसरा नाम रखा रिव्यू यूनिट, चौथा नाम रखा टेक्निकल यूनिट्स। ये फंक्शनल यूनिट है। ये उन्होंने बना दिए। जितने रीजनल ये असेसमेंट सेंटर हैं उन्होंने असेसमेंट यूनिट भी बना दिए वहां पर, असेसमेंट यूनिट। लेकिन वेरिफिकेशन यूनिट जो बनाए वो इतने नहीं बनाए, वो अबाउट 34 अभी बनाए हैं। उसके बाद टेक्निकल यूनिट जो बनाए हैं वो अभी सिर्फ 4 बनाए हैं, और फिर रिव्यू यूनिट भी बनाए। पर्पस क्या है? नहीं, रिव्यू यूनिट 4 है, टेक्निकल यूनिट अबाउट 17-18 है। पर्पस क्या है सुनिए। The board will constitute assessment unit to facilitate and to perform the function of assessment. कौन करेगा function of assessment? Assessment unit, so as to include, अब ये assessment unit के function में ये include होगा identification of the issues and the points which are material to the assessment of income or loss. पहले तो वो assessment unit identify करेगा जब उसके पास वो आएगी रिटर्न कि इसमें कौन से इश्यूज हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो उसके ऊपर उसको वो एनालिसिस करेंगे और उसकी सीक करेंगे इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स दीज पॉइंट्स एंड यूनिट्स। और फिर वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को और भी काम करेंगे और सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये काम होगा असेसमेंट यूनिट का। अभी थोड़ी देर में बताता हूं और क्या काम हो। वेरिफिकेशन यूनिट का क्या काम है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट सो मेनी वेरिफिकेशन यूनिट एज इट डीम्ड नेसेसरी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेरिफिकेशन विच में इंक्लूड, अब ये वेरिफिकेशन यूनिट का क्या काम होगा सुनना सर, विच में इंक्लूड इंक्वायरी, विच में इंक्लूड क्रॉस वेरिफिकेशन, विच में इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच में इंक्लूड टेकिंग स्टेटमेंट। ये सारा काम वो करेंगे वेरिफिकेशन और ऑडिट, ये वेरिफिकेशन यूनिट वाले करेंगे। ये असेसमेंट यूनिट नहीं करेगा। अगर कोई इंक्वायरी करनी है असेसमेंट यूनिट करेगा, वेरिफिकेशन यूनिट नहीं करेगा। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने हैं वो वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। अरे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना है वो वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। कोई स्टेटमेंट लेनी है वो वेरिफिकेशन यूनिट करेगा। फिर आएगा it will constitute so many what you call technical unit as it deemed necessary to perform the function of technical consultancy. ये technical unit technical consultancy देंगे, which may also include, ये क्या करेंगे technical unit? They will include कौन से function करेंगे? अरे सर अगर कोई अकाउंटिंग फंक्शन है, कोई लीगल की एडवाइस चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, फॉरेंसिक चाहिए, आपको आईटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई लीगल केसेस की चाहिए, कोई फॉरेंसिक कराना है, वो सारा काम टेक्निकल यूनिट करेगा। कोई टीपीओ के लिए जाना है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से वैल्यूएशन करानी है, कोई वैल्यूएशन ऑफिसर के पास करवानी है, ये सारा टेक्निकल यूनिट करेगा। ये असेसमेंट यूनिट नहीं करेगा, ये टेक्निकल यूनिट करेगा। और उन्हें टेक्निकल यूनिट बना दिए। उसके बाद रिव्यू यूनिट, जब असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगा, उसके बाद
बाद नेशनल असेसमेंट डिसाइड करेगा कि हमें कोई इसको रिव्यू कराना है कि नहीं कराना, इसमें कोई चेंज रिव्यू कराना है तो वो रिव्यू यूनिट को भेज देंगे। रिव्यू यूनिट का काम होगा टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिव्यू विच विल आल्सो इंक्लूड कि जो आपके लीगल केसेस हैं उन्होंने ऑर्डर के अंदर प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट कर दिए, जो फैक्ट्स आपने दिए, जो इंफॉर्मेशन आपने दी वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गए, कोई मॉडिफिकेशन इसमें चाहिए, कोई चेंजेस चाहिए, ये रिव्यू यूनिट ऑर्डर में देगा और फिर रिव्यू यूनिट उसकी रिपोर्ट बनाकर देगा। तो सर ये 4 यूनिट हैं, सिंगल कोई नहीं है। असेसमेंट यूनिट और वो टीम बेस्ड असेसमेंट होगी। ये असेसमेंट यूनिट का काम सिर्फ असेसमेंट करना है, लेकिन वेरिफिकेशन वो नहीं करेंगे। वो तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लिख देंगे कि इसको वेरीफाई कराओ, इसकी इंक्वायरी कराओ, इसका ये करो। अब उसके बाद कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी लेनी है तो वो फिर वेरिफिकेशन यूनिट को लेंगे, इस तरह करेंगे। तो लीजिए मैं अब शुरू कर रहा हूं। ये सेंटर बन गए, 4 तरह के सेंटर यूनिट बन गए। एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बन गया जिसका नाम बदलकर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 के बाद। और दूसरा नाम बन गया रीजनल ई असेसमेंट सेंटर जिसका नाम बदल के रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर 2021 से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनना। देखिए एक सेक्शन 143(1) आपको पता है, वो इंटीमेशन आती है, आप रिटर्न भरते हैं तो प्रोसेसिंग करती है सीपीसी बेंगलुरु। सीपीसी ने प्रोसेसिंग करी, वहां से कई बार आपको इंक्वायरी भी आती है, वो आपको जवाब देना है, वहां कोई चेंज नहीं है। जब प्रोसेसिंग होकर इंटीमेशन आती है तो इंटीमेशन वो देगी एडजस्टमेंट करने के बाद, वो आपका काम नहीं है, वो सब वही रहेगा। वो तो वैसे ही फेसलेस है, आपको पता ही है, वो सीपीसी तो फेसलेस है ही है। आपको क्या पता फेसलेस क्या कर रही है, वो तो कंप्यूटर ही कर रहा है सब कुछ। वो प्रोसेस करके आपको इंटीमेशन दे रही है, वो देगी। अब कुछ केस सिलेक्ट होंगे कासा में, कुछ गाइडलाइंस आएगी स्क्रूटनी की। अब जो केसेस सिलेक्ट हो गए, अब पहला काम शुरू हो रहा है सर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर नोटिस इशू करेगा 143(2) का, किसको? असेसी को। ये कम्युनिकेशन जितनी भी होनी है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने करनी है, और जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है वो इलेक्ट्रॉनिकली होनी है। कोई रिटर्न नहीं, कोई वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगी। कौन करेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर 143(2) का नोटिस देगा असेसी को। इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन किस कहां देगा? 4 तरीके बता दिए। एक तो आपका जो ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल है, उसके ऊपर दे सकता है आपको ये नोटिस 143(2) का। रजिस्टर्ड ईमेल, वो नोटिस आपको दे सकता है। आपकी जो रजिस्टर्ड साइट है जहां पर आप ई फाइलिंग करते हैं, वहां पर भी नोटिस पेस्ट कर सकता है, आप डाउनलोड उसमें अपलोड कर सकता है। तीसरा वो नोटिस दे सकता है आपको, सुन लीजिए, एसएमएस द्वारा, एसएमएस करके आपको नोटिस दे सकता है। एसएमएस के द्वारा भी नोटिस हो सकता है। कोई रिटर्न इंटीमेशन नहीं है, सब डिजिटल है, कम्युनिकेशन है। एनी ऑफ द 3 वो कर सकता है आपको। और फिर रियल टाइम अलर्ट भी देगा। रियल टाइम अलर्ट का मतलब समझे, आपके एसएमएस आएगा जब डेट नीचे आई, तो आपको वैसे तो कोशिश वो करेंगे 1 से ज्यादा में इंटीमेट कर दे। आपका रजिस्टर्ड ईमेल है तो आपको ईमेल में भेज दिया जाएगा, आपके साइट पे डाल दिया जाएगा, आपको एसएमएस कर दिया जाएगा और आपको नोटिस उसमें आ जाएगा। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ये कम्युनिकेशन आपको दे दी गई और रियल टाइम अलर्ट भी दे दिया जाएगा। अगला सेक्शन, अगला पैराग्राफ कहता है, जब आपको एसएससी को नोटिस आया तो एसएससी की ड्यूटी है, अच्छा उसमें वो स्पेसिफाई करेंगे ऑन व्हाट बेसिस योर केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। हो सकता है लिमिटेड स्क्रूटनी हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटनी हो, वो आपको बता दिया जाएगा। ये स्पेसिफाइड इशू है और इशू भी बताए जाएंगे, इस स्पेसिफाइड इशू की वजह से आपका केस स्क्रूटनी में हमने करा। अब एसएससी की ड्यूटी है within 15 days of the receipt of that notice to give response, to reply to the notice to the National E-Assessment Center कि हमें आपका नोटिस मिल गया है और हमने आपका नोट कर लिया है। ये 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है और इसमें कोई एक्सटेंशन का टाइम लिखा ही नहीं है। यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है कि डिले हो गया तो क्या होगा, ये एक्सटेंशन देंगे कि नहीं देंगे।
ऐसा कुछ नहीं लिखा। वो कह रहे 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कहते ये काम ही क्या है, ये तो आपकी ड्यूटी है देखना। अब हम रियल टाइम अलर्ट भी दे देंगे तो आपको जवाब भी तो देना है, that we have received your notice of 143(2) वगैरह, ये लिख के दे दीजिए। आ गया, जवाब दे दिया। अब क्या करें? अगर आपने जवाब दे दिया तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा? अगर आपने रिटर्न भर रखी है 139 में 1, या आपने रिटर्न भरी है 142(1) में, आपको नोटिस दिया गया था 142(1), उस रिस्पॉन्स में आपने रिटर्न भर दी। आपको नोटिस दिया गया था 148, उसके बाद आपको 142(1) दिया गया था, आपने रिटर्न भर दी। तो ये अगर रिटर्न चली गई है तो वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि आपका केस फेसलेस स्कीम में सिलेक्ट हो गया है, फेसलेस असेसमेंट स्कीम में। अब इंटीमेट कर रहे हैं, पहले 143(2) का नोटिस दिया, लेकिन अब इंटीमेट कर रहे हैं कि आपका फेसलेस असेसमेंट में आ गया। केस हैज बीन पिक्ड अप अंडर फेसलेस असेसमेंट व्हिच हैज नो ज्यूरिडिक्शन। ये आपको इन्फॉर्म किया जाए। अगर आपको नोटिस 142(1) का दिया था रिटर्न फाइल करने का और आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो भी आपको कहा जाएगा कि आपका फेसलेस एसेट स्कीम में हमने सिलेक्ट कर लिया है। आपको 148(1) का नोटिस था, उसके बाद 142(1) का नोटिस आ गया उसका, और फिर भी आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, फिर भी वो देंगे फेसलेस एसेट स्कीम में आपका केस सिलेक्ट हो गया। ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इंटीमेट करेगी। नाउ पहले करा था 143(2) का नोटिस आया, अब कर रहे हैं कि आपका केस हैज बीन पिक्ड अप फॉर फेसलेस असेसमेंट स्कीम, आ गया आपका। अब आगे क्या होगा सुनिए ध्यान से। अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो 15 दिन में अप्लाई नहीं किया, वो बोला नहीं कि हाँ जी हमने आपका नोटिस ले लिया, तो फिर वो आपको 144 का नोटिस आएगा, शो कॉज why your assessment may be done according to best judgment assessment on the information available। फिर आपको नोटिस आएगा, लेकिन वहां 144 का आएगा। ये देख लीजिए, पहले 143(2) का नोटिस आया, लेकिन आपने नहीं किया तो शो कॉज आ जाएगा अगर आपने जवाब नहीं दिया 15 दिन के अंदर। और शो कॉज का जवाब नहीं दिया तो फिर तो वो 144 कर देंगे आपका। नहीं तो शो कॉज का जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए क्यों नहीं आप इंटीमेट किया था आपको, आपने अप्लाई नहीं किया, क्या कारण था, क्या क्यों नहीं है, और फिर जवाब दे देंगे तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। पहला काम तो आपका हो गया कि उन्होंने असेसमेंट यूनिट आपको बता दिया कि आपका फेसलेस असेसमेंट में केस पिकअप हो गया है। अब आप तो सो जाइए, अब आप सो जाइए फेसलेस असेसमेंट। अब क्या होगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो केस पिकअप हो गए फॉर फेसलेस असेसमेंट, वो असाइन करेगा to any assessment unit through automated allocation system। कुछ नहीं करना उसने, कोई पर्सनल ही चीज इन्वॉल्व नहीं है। नेशनल वो होगा ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर पिकअप करेगा, और वहां पे जो नाम असेसमेंट यूनिट का आया उस असेसमेंट यूनिट को केस फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर में वो जरूर देखेंगे कि जिस तरह अगर कलकत्ता का केस है तो कलकत्ते में ना आए, कहीं और किसी असेसमेंट यूनिट को चला जाए, चाहे वो दिल्ली आ जाए, चाहे अहमदाबाद आ जाए, चाहे और किसी को चला जाए, ये तो ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, कहीं भी भेज दिया जाए असेसमेंट यूनिट को, पर कलकत्ता नहीं जाएगा। सर जुमरी तलैया भी जा सकता है, लेकिन रुक जाइए, जुमरी तलैया में अभी असेसमेंट यूनिट बने नहीं है, बन जाएंगे। जब बनेंगे तो कहीं भी भेज सकते हैं। वो असेसमेंट यूनिट को भेज रहे हैं कि भैया ये केस सिलेक्ट हो गया, और आपको भेज रहे हैं। असेसमेंट यूनिट को कहा जाएगा कि 24 या 48 आवर्स में जवाब दो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं करेंगे तो वापस ले लेंगे उससे। अब इस असेसमेंट यूनिट के पास केस आ गया जी। कैसे आया? ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, कोई कंप्यूटर ने किया सिलेक्ट, कोई किसी का वो ह्यूमन टच नहीं है, कंप्यूटर बेसिस सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने किसी असेसमेंट यूनिट को भेज दिया, उनके पास पहुंच गया है। अब असेसमेंट यूनिट ने वो केस आया, जब केस पड़ेगा तो आपको पता है उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको कोई एविडेंस चाहिए, असेसमेंट करनी है तो चाहिए ना। तो वो क्या करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए उसकी कम्युनिकेशन करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लिख के देगा, कम्युनिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली कि हमें ये इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस चाहिए फ्रॉम द असेसी और एनी अदर पर्सन।
कि हमें ये मंगवा दो, क्योंकि ये केस हमारे पास आया है, हमें इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये एविडेंस चाहिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इन्फॉर्म द एसएससी और एनी अदर पर्सन जो हमने मेंशन किया है, टू सबमिट दोज इंफॉर्मेशन, टू सबमिट दैट what you call document or submit that evidence for the purpose of making an assessment. तो assessment यूनिट डायरेक्टली नहीं लिख रहा, वो उसको नहीं लिख रहा एसएससी को, वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लिख देगा. कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, प्लीज नॉट इलेक्ट्रॉनिकली. कोई मतलब नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई पोस्टेड नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है. इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लिख देगा. जब नेशनल ई असेसमेंट को ये रिक्वेस्ट आएगी तो वो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा टू द एसएससी और एनी अदर पर्सन विच यू वांट टू सबमिट दोज एविडेंस, सबमिट दोज इंफॉर्मेशन, सबमिट दोज डॉक्यूमेंट विच द असेसमेंट यूनिट हैज डिजायर्ड, और वो उसको भेजे. किसको भेजे? डायरेक्टली नहीं भेजना है. वो जो डॉक्यूमेंट एविडेंस और वो है, वो एसएससी को विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और सच अदर टाइम एज में बी एक्सटेंडेड, वो एसएससी को सबमिट करने पड़ेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को इलेक्ट्रॉनिकली. ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल डॉक्यूमेंट, ऑल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली आप सबमिट कर दीजिए. इसको नेशनल ई असेसमेंट की साइट पर कर दीजिए, साइट पे डाल, उनकी साइट पे डाल दीजिए, आपका काम खत्म. नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो आपने इंफॉर्मेशन दी, जो एविडेंस दिए, डॉक्यूमेंट दिए, वो फॉरवर्ड कर देगा असेसमेंट यूनिट को, वो असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा. सारा काम बीच में एक ही चैनल है, चाइना वॉल है, ना इधर से उधर ना उधर से उधर. हर चीज थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होना है, और वो भी सब इलेक्ट्रॉनिकली होना है. असेसमेंट यूनिट कैन नॉट डील डायरेक्टली विद द एसएससी, assessee cannot deal directly with the assessment unit or verification unit or any other unit. It has to deal with only national e-assessment center, and that too communication electronically, all documents electronically. ये electronically कर देगा. अब assessment unit को कुछ verification करवानी है, कुछ inquiry करवानी है, कुछ examination of documents कराने हैं, examination of books of accounts कराने हैं, कोई cross verification करवाना है, कोई statement लानी है, तो असेसमेंट यूनिट अब एनईसी को लिखेगा, एनईएसी को, सर हमें ये वेरिफिकेशन करवानी है, हमें ये इंक्वायरी करवानी है, हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें ये वाला स्टेटमेंट चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए. बस वो लिख के दे देगा एनईसी को, असेसमेंट यूनिट नहीं करेगा. अब एनईसी के पास वो रिक्वेस्ट आ गई, वो फॉरवर्ड कर देगा टू एनी वेरिफिकेशन यूनिट. वो भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से किसी भी असेसमेंट यूनिट को, वेरिफिकेशन यूनिट को चल जाएगा. देखो केस कलकत्ते का, असेसमेंट यूनिट बैठा है अहमदाबाद, और वेरिफिकेशन यूनिट हो सकता है बैठा हो व्हाट यू कॉल दिल्ली. वो वेरिफिकेशन यूनिट के पास चला गया, वेरिफिकेशन यूनिट को बोला गया हमें ये इंक्वायरी करानी है, उसने बोला था, वो फॉरवर्ड कर दी गई रिक्वेस्ट, और वेरिफिकेशन यूनिट वो इंक्वायरी करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स और वगैरह जो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट करेगा, अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लेगा, और फिर रिपोर्ट बनाकर वो एनईएसी को दे देगा. जो रिपोर्ट बनाई वेरिफिकेशन यूनिट ने, एनी बात फिर चली नेटवर्क वो उसको फॉरवर्ड करेगा असेसमेंट यूनिट को. एनी वेरिफिकेशन यूनिट का ये काम है. फिर दोबारा कोई चाहिए तो भी हो सकता है. अब आपके पास आ गया, अब असेसमेंट यूनिट को कुछ टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कुछ लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एडवाइस चाहिए, कोई फॉरेंसिक करवाना है, कोई उन्होंने डेटा चाहिए, उनको डेटा एनालिसिस चाहिए, कोई उनको मैनेजमेंट को चाहिए, तो आईटी की कोई हेल्प चाहिए, वो लिख के दे देगा कि सर ये टेक्निकल कंसल्ट, या कोई टीपीओ करवाना, ट्रांसफर प्राइसिंग की वो कराना है, आमलन प्राइस डिटरमिन करानी है, वो लिख के दे देगा एनईसी को, सर हमने ये करवाना है, और एनईसी उसको भेज देगा टेक्निकल यूनिट को. अब टेक्निकल यूनिट के पास वो आई रिक्वेस्ट आई, टेक्निकल यूनिट ने लीगल एडवाइस देनी है तो लीगल एडवाइस देगा, कोई अकाउंटिंग की एडवाइस देनी है तो अकाउंटिंग की एडवाइस देगा, कोई आपकी कोई ऑडिट करवाना है, स्पेशल ऑडिट, तो स्पेशल ऑडिट करवा के लिए डायरेक्ट करेगा. अगर कोई उनको आईटी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो देगा, कोई डेटा एनालिसिस करवाना है तो वो डेटा एनालिसिस करेगा,
कोई टीपीओ से वैल्यूएशन कराना है, आर्बिट्राइज करानी है, तो वो करवाएगा, ये टेक्निकल यूनिट का काम। वो एडवाइस करेगा जो भी चीज इस मैटर में एडवाइस है, और रिपोर्ट बनाकर एनईसी को दे देगा। एनईसी उसको फॉरवर्ड कर देगा असेसमेंट यूनिट को। आपने देखा असेसमेंट यूनिट को 3 तरह की चीजें हुई। एक तो उसको एसएससी से इंफॉर्मेशन आ गई, डॉक्यूमेंट आ गए, एविडेंस आ गई, जितनी भी चाहिए थी, दोबारा चाहिए तो दोबारा भी आ जाएगी। दूसरा, उसको इंक्वायरी चाहिए थी, उसको कोई वेरिफिकेशन करवाना था, क्रॉस वेरिफिकेशन, कोई एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स कराने थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराने थे, उसमें कोई स्टेटमेंट करवानी थी, ये क्रॉस वेरिफिकेशन, ये सारा का सारा वेरिफिकेशन यूनिट करके थ्रू दी एनएसी उनको भेज देगा। और जो टेक्निकल एडवाइस थी वो टेक्निकल यूनिट थ्रू दी एनएसी उसको भेज, एनएसी करेगा सबका। और अब तीनों चीजें उनके पास आ गई, टेक्निकल एडवाइस आ गई, वेरिफिकेशन सारा हो गया, और एसएससी से जो चीज मांगनी थी मांग ली। अब ये एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे। कौन बनाएगा? असेसमेंट यूनिट एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। अगर उसको नजर आ रहा है कि इसमें कोई वेरिएशन है और उसकी वजह से पेनल्टी प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, तो पेनल्टी प्रोसीडिंग उस ड्राफ्ट ऑर्डर में इनिशिएट कर देगा। अगर कोई इनिशिएट हो रहा है, पेनल्टी लग नहीं रही, इनिशिएट, तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर एंड इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग का जो कम्युनिकेशन है वो एनईसी को भेज देगा। अब असेसमेंट यूनिट ने करके एनईएसी के पास आ गया ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेकेंडली इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग। अब उसको देखेगा कौन? एनईसी। कैसे? एक तो देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाएगा, ये सारे टेक्निकल टूल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और ऑटोमेटिक टेक्निकल टूल्स वो लगाकर देखेगा। और पहले देखेगा कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसमें कोई चेंज है। अगर देखेगा कोई कंकरेंस है, कोई चेंज नहीं है, एंड नील की असेसमेंट है, मतलब जो आपने रिटर्न भरी वो उसने एक्सेप्ट कर ली और कंकरेंस है, और एनईसी को लगता है कि इसमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है कोई मॉडिफिकेशन की, तो वो फाइनल ऑर्डर बना लेगा और फाइनल ऑर्डर बनाकर कम्युनिकेट कर देगा किसको? एसएससी को। एसएससी को कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अगर कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट की है, किसने? असेसमेंट यूनिट ने मॉडिफिकेशन सजेस्ट की है। अब जो मॉडिफिकेशन सजेस्ट की है तो उसका शो कॉज बनाकर वो एसएससी को भेजेगा कि ये हमने मॉडिफिकेशन सजेस्ट करी है, शो कॉज व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट, शुड नॉट टेक दीज मॉडिफिकेशंस। तो वो मॉडिफिकेशन के बारे में शो कॉज नोटिस इश्यू कौन करेगा? एनईएसी विल इश्यू शो कॉज नोटिस टू हुम? टू द एसएससी। एसएससी उस शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड में नोटिस का जवाब देगा कि भाई ये जो मुझे आपने ऑब्जेक्शन राइट करी है या मॉडिफिकेशन करी है, मुझे एक्सेप्टेड है या मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं एक्सेप्टेड है, तो आपको ये एक्सेप्टेड ये देना है। क्या जवाब है, आपका क्या व्यू है वो दीजिए। आपने अपना जवाब दिया। आप पर्सनल हियरिंग मांगनी है वो बाद में होगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो आप जवाब दो ना। सर अब नॉलेज बेस्ड रहेगा ये सारी प्रैक्टिस। अब मैं हूं ना नहीं है, पहले तो नोटिस आता था आपके पास तो क्लाइंट आ जाता 143(2), आप कहते जा ना, तू जा आराम कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हुआ हूं, मैं कर लूंगा। अब ये करने वाला बात खत्म हो गई, कोई कनेक्शन नहीं चलेगा यहाँ पर, कोई फेसलेस है। अब आपको अपनी नॉलेज यूज करनी है और राइटिंग स्किल यूज करनी है, टेक्निकल स्किल यूज करनी है। जो भी रिप्लाई करना है, जो भी केस प्रेजेंट करना है, वो सारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन है। वो अलग बात है कहीं कहीं वर्नाकुलर हो सकती है कि वो लोकल लैंग्वेज में जवाब दो, वो वहां पर सिस्टम होगा क्या करना है, लेकिन आपको जवाब इलेक्ट्रॉनिकली ही देना है। पर्सनल हियरिंग अलग चीज है। पहले तो आप सारे कागज का जवाब दो ना, जो आपसे शो कॉज मांगा गया, जो आपसे मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बोला गया, जवाब दीजिए अपना क्या क्या चीज है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो दीजिए साथ में, आप क्या करना चाहते हैं पूरा दीजिए। वो जब आ जाएगा तो वो फॉरवर्ड कर देंगे असेसमेंट उसको, किसको? असेसमेंट यूनिट को, उनके कमेंट के लिए, और फिर वो आएगा। अब एनईसी को लगता है यार ये जो उन्होंने अप्रूवल दी है या जो उन्होंने दी है, और वो असेसमेंट यूनिट भी कहता है ठीक नहीं है, तो एनईसी चाहेगा तो इसको रिव्यू यूनिट के पास ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देगा विद जो सजेशंस आई और विद जो रिप्लाई आया एसएससी का, वो रिव्यू यूनिट के पास चला गया।
क्या क्या चला गया? जो ड्राफ्ट ऑर्डर था वो भेज दिया। नंबर 2, जो मॉडिफिकेशन सजेस्ट की थी असेसमेंट यूनिट ने, उसकी कॉपी भेज दी। नंबर 3, जो आपने ऑब्जेक्शन फाइल करी एसएससी ने अगेंस्ट दोज मॉडिफिकेशंस या सजेशंस, वो उसको भेज देगा और भेजकर उनका रिव्यू यूनिट देखेगा। अब ये रिव्यू यूनिट देखेगा कि भैया जो मैं ये कर रहा हूं, ये जो मॉडिफिकेशन सजेस्ट की असेसमेंट यूनिट ने, वो ठीक करी। असेसमेंट यूनिट ने मॉडिफिकेशन करी तो ठीक, असेसमेंट यूनिट ने मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करी, वो देखेगा और जो मॉडिफिकेशन आई उसको रिव्यू करेगा, जवाब देखेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर देखेगा। अब ये हो सकता है कि वो कंकर कर जाए, नहीं जी मैं मानता हूं ये ऑर्डर ठीक है असेसमेंट यूनिट का और इसको मान लिया जाए, तो वो फिर लिख के भेज देगा एनईसी को कि वी आर इन एग्रीमेंट विद दिस, और एनईसी फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर बनाएगा। लेकिन असेसमेंट यूनिट अगर एग्री नहीं, रिव्यू यूनिट एग्री नहीं करता, वो फर्दर सजेशन कहता है और वो डिसएग्री करता है, ही डज नॉट कंकर, तो वो फिर अपनी वो रिपोर्ट बनाकर एनईसी को दे देगा। अब एनईसी को रिपोर्ट आ गई, क्योंकि रिव्यू यूनिट कहता है नहीं आई डोंट एग्री विद द असेसमेंट यूनिट और आई डोंट एग्री विद द रिप्लाई ऑफ द एसएससी और आई वांट दैट दिस शुड बी डन, ये सजेशन मेरी है। तो पता है क्या करेंगे? एनईसी उस असेसमेंट यूनिट को नहीं भेजेगा, किसी और असेसमेंट यूनिट को कह देगा कि लो जी ये रिव्यू है, ये और अब आप देखो इसका असेसमेंट यूनिट किसी और नए यूनिट को भेज देगा। अब नए यूनिट साहब देखेंगे कि असेसमेंट यूनिट ने क्या ऑर्डर पास किया था, उसने क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट की थी, एसएससी का क्या जवाब आया, रिव्यू यूनिट का क्या ओपिनियन है, वो रिपोर्ट क्या है, और उसके बाद वो फिर रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर डालेंगे। रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा। अब रिवाइज असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद अगर एनएससी को लगेगा ठीक है तो एनएससी फाइनल ऑर्डर बना देगा। एनएससी कोई ओपिनियन मांगना चाहता है ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट से तो उनसे ओपिनियन भी मांग सकता है। उसके बाद फाइनल ऑर्डर कर देगा जिसमें कि पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो जाएगी। ये फाइनल ऑर्डर किसने बनाना है? एनईएसी ने। ड्राफ्ट ऑर्डर को कन्वर्ट करेगा फाइनल और इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर देगा एसएससी को। लेकिन रुकिए, मैं बीच में छोड़ गया, अगर एसएससी कहता है कि मुझे तो पर्सनल हियरिंग चाहिए, मुझे तो पर्सनल हियरिंग चाहिए, तो वो अपनी अपलोड करेगा कि आई वांट पर्सनल हियरिंग, तो एनईसी उसको दे देगी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के जो है असेसमेंट यूनिट को। वहां का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ये डिसाइड करेगा क्या जो रिक्वेस्ट आई है फॉर पर्सनल हियरिंग वो जेन्युइन है और ये देनी चाहिए तो अप्रूवल दे देगा। जब अप्रूवल मिल गई तो फिर ये इंटीमेट करेगा एनईसी कि आपकी हियरिंग हम के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल हियरिंग होगी, लेकिन होगी इलेक्ट्रॉनिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। इस दिन इस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। आपके पास अगर सिस्टम है तो घर से करिए, नहीं सिस्टम है तो सेंटर में आ जाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने जवाब देना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, आप जो बंदा आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो अथॉरिटीज को आप नहीं देख सकेंगे, उनकी फेस नहीं देख सकेंगे, लेकिन वो अथॉरिटी जो क्वेश्चन कर रहा है वो एसएससी का फेस देख सकेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव का फेस देख सकेगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करेगा तो उसके जवाब देखेगा कि उसके फेस में क्या एक्सप्रेशन है, घबरा तो नहीं गया है, और ये क्या इंक्वायरी है, फर्दर क्या पूछना है। ये पर्सनल हियरिंग के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। लोग सोच रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम उसकी शक्ल देख लेंगे और फिर उसको मिल लेंगे, ये तो भूल जाओ, उसकी शक्ल तो आप देख ही नहीं सकेंगे। ये भी भूल जाओ कि वो आपकी शक्ल नहीं देखेगा, वो देखेगा। तो कोई कहने लगा मुझे वही हमें कांटेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा यार उसके पास तो असेसमेंट यूनिट के पास पूरी डिटेल है आपकी, लेकिन उसके पास पावर क्या है? वेरिफिकेशन उसने नहीं करी, टेक्निकल उसका नहीं है, उसके तो कुछ भी नहीं है, सारा काम तो वेरिफिकेशन यूनिट ने करा, टेक्निकल ने करा। आप तो सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर ही पास कर रहे हैं और उसका भी रिव्यू हो जाना है, उसका भी रिव्यू हो जाएगा, मॉडिफिकेशन आएगी तो वो आपको कांटेक्ट करके करेगा क्या? और वो भी टीम बेस्ड असेसमेंट है, तो ये मत सोचना कि वो आपको कांटेक्ट करेगा। दोनों मेरे से नाराज है, मैं बता रहा हूं, मुझे इस बार बहुत गालियां पड़ी। हम जब रीड्राफ्ट कर रहे थे इनकम टैक्स लॉ,
तो हमें बोला गया, वहां से इंस्ट्रक्शन आई कि आप ये फेसलेस असेसमेंट के बारे में स्कीम डाल दीजिए। जब आप डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा सर अभी तो ये नेशनल लेवल का नहीं होना चाहिए, रीजनल लेवल का कर दीजिए, और जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो देन वी कैन मेक इट नेशनल लेवल। लेट अस नॉट, वी डोंट हैव दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी जल्दी नहीं करिए। जब हमारी रिपोर्ट गई तो मोदी जी ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन तो एक ही बार होगा, एक ही बार में, बार बार नहीं करना है, जो भी है पूरा एक ही बार में ये रोक काट देना है। हमें बहुत डांटा था, मुझे याद है 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो सीए के बारे में बहुत बातें मोदी जी ने करी थी। चार्टर्ड अकाउंट, लॉयर के बाद तो हिम्मत नहीं है, लॉयर के अगेंस्ट से कुछ बात कर ही नहीं सकते ना, ये तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। इतने सारे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो तो कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता लॉयर के अगेंस्ट कोई बोलना। ये हमारे अगेंस्ट बड़ी डांट लगाई हमें, चलो हमने सुन ली, लेकिन कह दिया बाद में, कह दिया नो नो नो, मैं सबके लिए थोड़ी कहा है, ये तो कुछ लोग हैं, अपरेशंस होती हैं हर जगह होते हैं, ब्लैक शीप, मैंने तो उनके लिए कहा है, बाद में उन्होंने ये कहा। अब इन्होंने कह दिया कि देखो मैं करप्शन हटाना चाहता हूं डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट वाले इतने डीमोटिवेटेड हो गए, मुझे कहने लगे कि हम करप्ट हैं, हमारा नाम करप्शन में डाल दिया। मैंने कहा सर मैं एक चीज बताऊं और आप भी मानेंगे, कंपैरेटिवली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा ऑनेस्ट है एज कंपेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट इन इंडिया, एनी अदर डिपार्टमेंट इन इंडिया। मैं आपको बता रहा हूं इनकम डिपार्टमेंट फिर भी ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे साल के बाद ही एक बार मौका मिलता है, वो भी 1-1.5% लोगों को जब स्क्रूटनी होती है, बाकी तो सब काम ऑनलाइन हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों वो भी कहते हैं हमें करप्ट कह दिया, हमें कह दिया हम करप्ट हैं, डीमोटिवेटेड हो गए। कई तो अपनी पोस्टिंग मांग रहे हैं कि मुझे डेपुटेशन पे भेज दो, मुझे नहीं रहना असेसमेंट में, कोई कह रहा है मुझे इन्वेस्टिगेशन में भेज दो। पता है क्यों इन्वेस्टिगेशन में? 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी फेसलेस नहीं आया है। वन इज सेंट्रल चार्ज, सेंट्रल चार्ज में फेसलेस नहीं है। सेंट्रल चार्ज समझ गए ना, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, और वहां पर जब सेंट्रलाइज हो जाता है चार्ज, वहां पे जो असेसमेंट होगी वो फेसलेस नहीं होनी। तो सारे आदमी वहां जाना चाहते हैं, समझ गए ना मेरी बात। और दूसरा फॉरेन टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, वो भी अभी फेसलेस नहीं है। 2 चीजों में फेसलेस नहीं है। ये इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है 187 डेटेड वही 13 अगस्त का, जिसमें कह दिया 2 जगह फेसलेस नहीं होगी। एक सेंट्रलाइज चार्ज वाले केसेस अंडर सेंट्रलाइज चार्ज, एंड सेकंड इंटरनेट केसेस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये अभी फेसलेस नहीं होना, बाकी सब फेसलेस हो जाए, ये कह दिया। तो लीजिए, वो भी डीमोटिवेटेड है। उन्होंने भी मुझे कहा कि ये क्या करवा दिया आपने। मैंने सर मैंने क्या कराया है, हम लोगों ने तो स्कीम दी थी, लेकिन वो क्या हुआ जब मोदी जी नहीं माने। और ये भी मैं आपको बता दूं, मत समझना मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे तो मोदी जी, ये भी बता दूं। आपके दिमाग में अगर कोई गलत फहमी है कि अब चलो 22 में मोदी जी चले जाएंगे, तो ये गलत फहमी भी दूर कर देना। और एक बार जो सिस्टम आ गया वो चेंज नहीं होने सकता, क्योंकि मोदी जी ने 2021 में डलवा दिया है और बाकी भी कर दिए सारे फेसलेस। आपको तो बता दूं मैं, सब कुछ फेसलेस। आगे अभी आए नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाए, रेक्टिफिकेशन फेसलेस, अरे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेसलेस, आपकी जो रिवीजन फेसलेस, 263 फेसलेस, 264 फेसलेस, एवरीथिंग, इंक्वायरी फेसलेस, 142 फेसलेस, सारा कुछ फेसलेस होने जा रहा है। कुछ बचेगा ही नहीं। अपने दफ्तर में बैठो और आराम करो। अब तो भजन करो, भजन कीर्तन। कोई वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। सब चीज 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ फेसलेस हो जाएगा। रिफंड है तो फेसलेस, रिकवरी है तो फेसलेस, रिमांड है तो फेसलेस, अगर कोई सेट असाइड किया तो फेसलेस, कुछ नहीं करना। रेक्टिफिकेशन फेसलेस, इंक्वायरी अंडर 142 फेसलेस, अगर ऑडिट फेसलेस, कोई चीज नहीं होनी। हियरिंग सब फेसलेस, बचना ही कुछ नहीं है। रेक्टिफिकेशन फेसलेस, अमेंडमेंट फेसलेस, और अपील तो आई गई फेसलेस, आगे पेनल्टी भी फेसलेस आ जानी है। तो फेस तो रहा ही नहीं हमारा, किसी का भी फेस नहीं रहा। सब अपने मुंह छुपा रहे हैं, हम भी मुंह छुपा रहे हैं, डिपार्टमेंट भी मुंह छुपाएगा, और मोदी जी अपना खुश हो रहे हैं कि भैया देखो मैंने आपके लिए क्या कर दिया। वैसे तो मैं बताऊं, आप बुरा मानेंगे, जमाना आने वाला है ये अच्छे के लिए हुआ है। आप कहेंगे क्या अच्छा हुआ है?
सर सबका 360 डिग्री प्रोफाइल बन चुका है, पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के भाई इतनी इंफॉर्मेशन है हर क्लाइंट के बारे में कि कुछ नहीं छुपा है, कुछ नहीं छुपेगा। आप देखते रहिए। मेरे को उन्होंने दिखाया, मैंने अपना पैन नंबर दिया तो मुझे ने दिखाया, पहला आया मेरा नाम, एड्रेस, मेरा वो ज्यूरिडिक्शन वो, और मेरा क्या क्या पोजीशन है, कहाँ केस कितना पेंडिंग है, कितना रिफंड है, ये तो कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट डाला, मेरे पे कितने बैंक अकाउंट है, सारी डिटेल उनके पास। 31 मार्च का क्या बैलेंस था, सारी डिटेल उनके पास। मेरी कितनी एफडीआर है, उनके पास कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल एफडीआर। वो वाली एफडीआर भी है जिसपे टीडीएस नहीं कटा, उसकी भी डिटेल उनके पास है। बाकी तो 26 में आ ही जाता है जिसपे टीडीएस कटता है, वो तो 26 में आपने देखा ही है टीडीएस कटा हुआ। अरे उनके पास तो वो भी है जिसपे टीडीएस नहीं कटा हुआ है, वो भी उनके पास है। फिर उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड दिखाए कि इतने म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, सारे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट वहां थी मेरी कंप्लीट। उन्होंने पूरा एनएसडीएल से पूरा सारी इंफॉर्मेशन ले रखी थी क्या क्या मेरी। अरे जब म्यूचुअल फंड दिखाया तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड आया, एक स्कीम जिसमें 2 लाख रुपए, मुझे नहीं पता 20 साल पहले, ज्यादा मेरा एड्रेस चेंज हो गया था, वो डिटेलें वहां भेज रहे, मुझे पता नहीं था, मेरा ईमेल उन्होंने लिया नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था 2 लाख का। मैंने वो नोट कर लिया और नोट करके मैंने जाकर यूटीआई से जाकर उसको ठीक करा लिया, 2 लाख रुपए मिल गए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये देख लीजिए। तो मैंने ये कहा उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन। मैं कितनी बार फॉरेन विजिट में गया हूं, पूरी इंफॉर्मेशन, फॉरेन विजिट में कितनी बार गया, मेरे बारे में तो ये भी इंफॉर्मेशन थी मैं इंडिया में कितनी बार विजिट किया। मैंने कहा क्या बताओ, कहता है 248 टाइम एक साल आपने विजिट किया, 248 टाइम। मैंने क्या मतलब, कहता 124 टाइम आप दिल्ली से गए और 124 टाइम दिल्ली वापस आए। किसी दिन सेम डे आ गए, किसी दिन अगले दिन आ गए। मैंने कहा सर मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खर्चा उसके ऊपर, लोग मुझे इनवाइट करते हैं, मैं वहां लेक्चर देने जाता हूं और उसलिए वो टिकट भेज देते। कहता वो हमारा मतलब नहीं है, हमने तो ये चेक किया कि ये आदमी इतना ट्रेवल करता है, इतनी टिकटें इसकी बनी हुई है, ये करता क्या है। और मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं करता, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मैं तो सिर्फ लेक्चर ही देता हूं। कहता वो भी डिटेल मेरी वहां पे थी सर, मेरी कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है वो भी डिटेल थी, क्योंकि 50 लाख से ऊपर वाले की रिटर्न की वो भी डिटेल उनके पास, और एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न की डिटेल है उनके पास। उनके पास तो ये भी डिटेल थी। मैं आपको बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, आप लोग ये मत सोच लेना अब जितना भी डिविडेंड आपको आ रहा है, चाहे उस पर टीडीएस कटा नहीं कटा, 5,000 से ऊपर टीडीएस कटना है, लेकिन 26 ईयर्स में कंप्लीट डिटेल है। 26 ईयर्स में कंप्लीट डिटेल है, चाहे 40 रुपए डिविडेंड आया या 20 रुपए आया या 200 रुपए आया, उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई है वहां पर, तो आप छुपा नहीं सकते 26 ईयर्स की। अरे आप थोड़े दिन रुक जाइए, कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आएगा 26 ईयर्स में। 26 ईयर्स में और भी बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, एनुअल इंफॉर्मेशन, इतना फाइनेंशियल यूनिट के पास डेटा है। और सर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका वो पूरी की पूरी डिटेल उनके पास होगी। और थोड़े दिन रुक जाइए, जो डोनेशन देंगे उसकी भी लिस्ट उनके पास होगी, तभी डिडक्शन मिलेगी जब लिस्ट में आपका नाम होगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। सर मैं तो थोड़े दिन ये बता रहा हूं, 1 साल रुक जाइए, वो कहेंगे ये रही आपकी रिटर्न, साइन कर दो, हमने तो बना दिया आपकी रिटर्न। ये जमाना आने वाला है सर, ये बता दो, इतना इलेक्ट्रॉनिकल ये कंप्यूटर ने बेड़ा गर्क कर दिया। सर एक दिन मैं गया क्रोमा के शोरूम में, एक पावर बैंक लेना था, 1800 या 2000 रुपए के था। मैंने पावर बैंक खरीदा तो निकल रहा था, क्रोमा के शोरूम वाले कहने लगे जरा अपना फोन नंबर दे दो। मेरा दिमाग खराब, मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। इमीडिएटली कहता है सर आपका आईपैड कैसे काम कर रहा है, आपका आई प्रो कैसे काम कर रहा है, आपका आईफोन कैसे काम कर रहा है, आपने ये चीज ली थी वो कैसे काम कर। मैंने कहा तेरे से तो कभी ली नहीं। कहते सर इंडिया में क्रोमा के किसी भी सेंटर से आपने कोई भी चीज खरीदी है तो आपकी डिटेल हमारे पास है, जितनी चाहो उतनी बता देंगे आप। मैं कहा मर गए, टेलीफोन नंबर देते ही मर गए। आप तो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से सामान मंगवाते हो, पूरी डिटेल है अमेजन और सिर्फ फ्लिपकार्ट के। वो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह से मांगते हो उसकी डिटेल नहीं है, जो कैश की पेमेंट करते हो ना उसकी डिटेल मंगवा लेते हैं वहां से। सर मैं आपको बताऊं,
मैंने एक दिन डोमिनो में पिज्जा के लिए फोन कर दिया। मैंने बच्चे घर में नहीं थे, मैंने कहा चलो एक पिज्जा मंगवाना। तो उसने कहा सर आपने पिज्जा मंगवाया, वेरी गुड सर, वो आपने कौन सी ड्रेसिंग चाहिए, कौन सी उसकी। मैं कहा वो क्या होती है सर, कोई आपको चाहिए। मैं कहा अच्छा वो दे, जो भी डालना है ये डाल दो। कहने लगे सर गार्लिक ब्रेड नहीं मांगी आपने। मैंने क्या मतलब? कहता पिछली बार तो आपके यहाँ गार्लिक ब्रेड भी आई थी और फलानी फलानी चीज भी आई थी, इस बार आप सिर्फ एक ही पिज्जा मांग रहे हैं, 3-3 4-4 पिज्जा आपके घर जाते हैं। और ये मैंने कहा क्या मतलब? कहता है जी आपके घर में आज तक जितने पिज्जा डिलीवर हुए उन सबकी डिटेल हमारे पास है, सबकी डिटेल है, और आपको बता देंगे कौन सी ड्रेसिंग का था, कौन से आपने उसमें डलवाया था, और कौन कितनी बार गार्लिक ब्रेड मंगवाई या और क्या मंगवाया। मैं कहा धन्यवाद सर, धन्य हो गए हम। इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है कि अब छुपाने का फायदा नहीं है। अब तो मैं आप सबको यही कह रहा हूं कि बेटर यही है कि जो कमाते हो दिखा दो, कच्चे के पैसे का कोई फायदा नहीं। बता दो क्लाइंट्स को, वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए। डीमोनेटाइजेशन का हाल आपने देख लिया है, आगे क्या ये तो होने लिया वाला पर लाइट आया तब लिया ना है जी। कुछ बोला किसी ने? दुखती रख क्यों छेड़ रहे हो सर? ये बता दूं आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास उन्होंने कहा असेसमेंट अगर फाइनल कर दी तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर दे दिया, अब सारे रिकॉर्ड जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को भेज देंगे। सर कलकत्ता में सारी जुरिडिक्शन बदल गई हैं, हर जगह बदल गई। पहले जुरिडिक्शनल ऑफिसर एक होता था, अब तो उसके पास 10 चार्ज हो सकते हैं, 10 रेंज। पहले तो एक रेंज होती थी या एक सर्कल होता था। तो उसका काम क्या रह गया जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का? जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर का काम है रेक्टिफिकेशन करना, ये भी टाइम बिंग है, बाद में तो वो ही हो जाना है। रेक्टिफिकेशन करना, कोई डिमांड को रिकवर करना, कोई रिफंड ग्रांट करना, या कोई उसके पास 148 देखना, वो भी टेम्परेरी है। 148 का नोटिस देना, उसके बाद 142 देना, उसके बाद उसका काम और कुछ है ही नहीं। तो ये उसके पास जाएगा असेसिंग ऑफिसर, और वो यही काम करेगा। और ऑर्डर पास हो गया, पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, वो आपको भेज दी जाएगी, और वो भेजकर आपके पास अब आपने अपील फाइल करनी है, वो मैं अगले में आऊंगा। तो मेरे को ये यहां रुकना चाहता हूं, और मैं ये आपसे सवाल जितने भी हैं पहले असेसमेंट के पूछ लूं, फिर हम करेंगे अपील के, अपील को बाद में करेंगे। तो विवेक जी अगर मुझे सुन रहे हैं, या जो भी होस्ट है, अगर वो क्वेश्चंस हैं कोई चैट बॉक्स में वो पूछ लीजिए, या किसी को आपने हैंड रेज कराकर अनम्यूट करना है तो ये असेसमेंट वाला पूछ लीजिए, फिर मैं अपील का करूंगा। सर गिरीश जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं चेन्नई से हूँ। जैसे आपने हाँ साहब, तो अभी आपने ई प्रोसीडिंग के बारे में बताया, हमारे पास लिमिटेड स्क्रूटनी का एक नोटिस आया। हाँ जी। उसके बाद हमने रिप्लाई दी, उसका असेसमेंट बन के आ गया। हाँ। अब उसने जो रेक्टिफिकेशन नहीं 58,322 वाले थे जिनके आ गए हैं, और जो रेक्टिफिकेशन है तो वो डाल दीजिए इसके जुडिशियल को। अभी उसने फाइल क्लोज कर दिया, हमारे पास रेक्टिफिकेशन हम किसमें डालें? अभी उसने बोला फाइल अभी रिकॉर्ड तो आने दो उनके पास, अभी तो यार चेंजेस हो रही हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी चेंजेस हो रही हैं, अभी जुडिशियल भी बदल रहा है, फिर आप उसके बाद जुडिशियल के पास जाकर अपनी रेक्टिफिकेशन करेंगे। अभी वो ऑनलाइन नहीं है रेक्टिफिकेशन। हाँ, तो अभी उसके लिए क्या करना, हमको वेट करना पड़ेगा सर? सर इंतजार, सब्र में ही सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, अभी किसी ने बोला असेसिंग ऑफिसर के लिए रेक्टिफिकेशन वहां डाल दो, असेसिंग ऑफिसर के पास। अरे जुडिशियल असेसिंग का भी अब आपको पता ही नहीं उसकी जुडिशियल कौन सी है, वेट तो करिए क्योंकि जुडिशियल बदल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट करिए थोड़े दिन। सर नमस्कार। 154 4 साल का पीरियड है रेक्टिफिकेशन का, लेकिन ये इमीडिएटली करना है, क्योंकि जो दोष उनका हो वो तो हम पकड़ लेंगे, जो हमारा दोष हो तो कोई कहते ही कुछ नहीं, हम तो लास्ट डेट में भरते हैं। सर एक मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए सर। सर ये टीडीएस के असेसमेंट कैसे होंगे सर? टीडीएस एग्जामिशन और सर्च और सीजीआर वो अभी अलग है सर, उसके अलग होगा और उसका भी फेसलेस हो जाने जा रहा है। हाँ। ये अभी इसमें नहीं आ रहा, ये असेसमेंट का है सिर्फ ऑर्डर, असेसमेंट का। सर टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। टीडीएस के असेसमेंट सर वो अलग है सर, टीडीएस की असेसमेंट नहीं होती है, टीडीएस में असेसमेंट थोड़ी होती है।
वो तो वेरिफिकेशन होती है, टीडीएस हाँ, वाला देखेगा, वेरिफिकेशन वो करेंगे, वो अलग है, अभी वो भी हो जाएगा ग्रेजुअली, चिंता ना करो। थैंक यू तोड़ानी आपको जी। कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के चैने बजाने, ढोले पर चैने बजाते रहो, घर बैठ के कुछ नहीं करना है आपने, और सुनते गिरीश रहो भाई, उनकी बात। हाँ जी गिरीश साहब, ऐसा नहीं होगा फिर अपील का टाइम 30 दिन का चला गया, आप अपील में क्यों नहीं गए? 60 सर, डेज का इंतजार टाइम। कीजिए, ऑर्डर की अपील, मेरी बात सुनिए, अपील तो फाइल कर दीजिए ना। आपको रेक्टिफिकेशन अलग चीज है, अपील अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अरे उसका क्या लेना देना है? अगर रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, अपील है तो अपील फाइल करिए। अपील से अगर रेक्टिफिकेशन बाद में मना होगी तो उसकी अपील तो बाद में होगी। अभी तो अपील फाइल करिए ना, अगर आपका कोई इश्यू है तो। फाइल करने में कौन मना कर रहा है? फॉर्म 35 फाइल करिए जब ये जल्दी। गिरीश जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, गणेश पुरोहित बोल रहा हूँ। हाँ जी, What is the importance of DIN number when section for DIN number has been deleted from the statute? सर डिन नंबर नहीं, सब ऑथेंटिकेटेड होके आएगा। अब जो भी इंटीमेशन आपको आनी है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से आनी है, और वो ऑथेंटिकेटेड होगी, डिजिटल सिग्नेचर होगा, और उसमें उसका आएगा, तो ऑथेंटिकेटेड चीज आनी है। आपको एक ही बंदे से डील करना है, एंड दैट इज NEAC। वो बंदा ही नहीं है, वो तो कंप्यूटर है। वो यूनिट में आपको उससे डील करना है, NE से, और वहां से जो भी ऑर्डर आएगा उसमें डिजिटली साइंड होगा, चाहे वो डेप्यूटी कमिश्नर करे या असिस्टेंट कमिश्नर करे या ITO करे, वो डिजिटली साइन होके आएगा। आपको सिर्फ उनसे डील करना है, और किसी से करना ही नहीं है। नहीं, वो ठीक आपको है तो सर। पता ही नहीं और किसी का। मेरा किसी क्वेश्चन को तो केवल नहीं इतना जानते। है, मेरा क्वेश्चन सर आपका एक ही भगवान है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक ही भगवान है, और वो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। खत्म। तो फिजिकल ITO के पास जाने की जरूरत नहीं है सर। वो तो तभी है जब ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन होना है, अदरवाइज कहीं नहीं आना। हाँ, और वो भी थोड़े दिनों में खत्म, वो भी थोड़े दिनों में खत्म। मैडम प्रेमलता बंसल जी प्लीज। गिरीश जी साहब, अभी हमारा CI की अपील से एक इंक्वायरी चल रहा है। हमने उनसे बोला था, हमने वो बोला रिमांड रिपोर्ट हमने कॉल पर की असेसिंग ऑफिसर से। अब असेसिंग ऑफिसर के पास गए तो बोला हमारा जुरिडिक्शन खत्म अभी। वो कह रहे हैं कि जुरिडिक्शन खत्म होने दो, जुरिडिक्शन बनने दो, उसके बाद वो रिप्लाई करेगा। वो ठीक कह रहे हैं, क्या करें, सारे काम तो रुके हुए हैं, और कोविड की वजह से और दिक्कत हो गई है। हाँ, वो बोला वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में अभी चेंजेस आ रही हैं, जुरिडिक्शन सबके बदल रहे हैं। असेसमेंट यूनिट तो बन गए, उनकी पोस्टिंग हो गई, लेकिन जुरिडिक्शन बदल के फिर उनको बाद में आप करेंगे। और एक बात भी बता दूं, उसका क्या फायदा है सर? वो रिमांड रिपोर्ट तो चली गई, लेकिन वो भी अपील में होगा, अपील भी होगी अभी फेसलेस, ये भी आपको बता दूं। थैंक यू गौतम जी। मैडम प्रेमलता बंसल। सर अकाउंटेबिलिटी किस पे और कैसे फिक्स होगी, क्योंकि 4 यूनिट इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात की जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट का इश्यू बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो ये, और तीसरी बात 140। आवाज बंद हो गई मैम। आ जाएगी सर, नेटवर्क इशू है कुछ। मैम पहले आवाज पूरी नहीं आ रही आप। उनका शायद नेटवर्क इश्यू है सर, हैंग हो गया सर। ये तो इशू आगे भी आने हैं, सब फेसलेस में तो यही इशू आने और क्या आने हैं। हेलो सर। सर मैडम आ गई दोबारा, चलो मैडम को जरा बोलने दीजिए। सर पहली बात सर, अकाउंटेबिलिटी कैसे और किस पे फिक्स होगी, क्योंकि 4 यूनिट इन्वॉल्व है, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड चौथा यूनिट। तो अकाउंटेबिलिटी किस पे और कैसे फिक्स होगी? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर मेन है। असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया, कंकर किया तो उन्होंने भेज दिया, नहीं कंकर किया उन्होंने रिव्यू को भेज दिया, रिव्यू ने बनाया, कंकर किया तो ठीक है, नहीं कंकर किया उन्होंने सजेशन दी, आपने एक और असेसमेंट यूनिट को भेज दिया कि भैया इसको रिव्यू करो, इसको देखो और तुम रिवाइज करो। अब उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी की बात रह जाती है सर? इतने सारे के आदमी इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी की बात है? बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें ये बात होगी। और फिर आपको शो कॉज दिया, फिर आपको पर्सनल रीडिंग दी, और उसके बाद जजमेंट दी, और फिर NIC ने फाइनल ऑर्डर पास किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर। तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप कर रही है सर, कम्युनिकेशन।
सर मेरा इश्यू डिफरेंट है। मेरा इश्यू ये है कि पहले एक असेसमेंट यूनिट ने ऑर्डर पास किया और रिव्यू यूनिट ने कहा कि नहीं इसमें ये रह गया या इन्होंने हाँ जो जी, कहा वो हाँ गलत जी। है, ये ऐसे ही होना रिव्यू चाहिए। यूनिट ने कहा कि हम कहेंगे कि जो पहले असेसिंग भेजा, ऑफिसर डिसाइड करा वो ठीक है। उन्होंने दूसरे असेसमेंट यूनिट को भेजा, दूसरे असेसमेंट यूनिट ने यहाँ भेजा, फिर वो उसकी ओपिनियन लेंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे और टेक्निकल टूल भी लगाएंगे। अब देखिए सर, गलतियां तो कोई भी इंसान कर सकता है, गलती तो यहाँ भी हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है, अगर असेसमेंट यूनिट कॉन्कर सबकी अपनी अपनी चीज में आ गया और सबको अपॉर्चुनिटी एक रह गई, जो मैंने कहा उनको कि टेक्निकल यूनिट में भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए, क्योंकि हमने जाकर अपना केस प्रेजेंट करना है तो टेक्निकल यूनिट को भी तो करना चाहिए हमें। वहां दिया नहीं हुआ, वो ला रहे हैं, सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, सजेशन मांग रहे हैं कि वेयर यू वांट सजेशन, क्योंकि रिव्यू के साथ तो हो जाएगा, एक टेक्निकल के साथ हमारी दिक्कत आ रही है। सर एक क्वेश्चन है कि अगर असेसमेंट यूनिट आपके अगर ऑर्डर को कॉन्कर करता है तो इन केस एनईसी उसको जो है वापस रिव्यू यूनिट के पास भेज सकता है कि नहीं भेज सकता? जरूर भेज सकता है कि अगर उनको लगे कि ये ठीक तरह से नहीं हुआ, वो लगाएंगे ना, टेक्निकल लगाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू ग्रेट एक्सटेंड नहीं भेजेंगे, बट कहीं भाई आ गया है, ये तो मिस कर गया है, तो तब तो सर 148 और 260 ये चीज मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च हो रही है कि क्या क्या इश्यूज आ, उस रिसर्च को सॉफ्टवेयर में डाल, वो ऑटोमेटिक टूल्स में डाल रहे हैं। टाइम लगेगा सर, टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, लेकिन वो आएगा। अभी भी हमारे पास सीपीसी से कई बार बेकार की चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए ना, थोड़ा इंतजार कीजिए, सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन हमें भी तो बदलना पड़ेगा अपने आप को। ये दिल नहीं मान रहा ना, हम कैसे बदले? हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, अपने बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे कि जी हम भी बदले। सर एक है, हम नहीं सुधरेंगे, हमें सुधरना पड़ेगा। हम उनकी बातें तो करेंगे, वो तो हम देख लेंगे, वो देखेंगे। पहले 4 उंगलियां हमारी तरफ हैं, जब भी हम किसी को ऊपर उंगली करते हैं 4 हमारी तरफ है। हमें भी सुधरना पड़ेगा, हमें भी सिस्टम बनाने पड़ेंगे, हमें भी सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहले सेक्शन पढ़ता कौन था? पढ़ने की दिल क्या करता है? कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये मैनेजमेंट खत्म हो गया, ये कनेक्ट खत्म हो गया, ये सिस्टम खत्म हो गया। क्योंकि पहले लिखा था द एओ इज सेटिस्फाइड, आप कहते थे लिखा ही हुआ है एक्ट में द एओ इज सेटिस्फाइड, और आप एओ को सेटिस्फाई कर देते थे। अब एक्ट में एओ इज सेटिस्फाइड खत्म हो गया, समझो। इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, वहां तो सारे एक्ट में सेटिस्फाइड ही लिखा है, लेकिन आप भूल जाओ। अब सेटिस्फाई खुद करो, अपने आप को, दिल को मना लो कि अब हमें करना ही पड़ेगा, अब इसका कोई गुजारा, अब तो चुका ये काम। तो मैंने कहाँ जाओगे ये तो बता दो। अगर ये छोड़ दोगे, यहाँ अकल वालों का दिमाग है, रहेगा, जो अकल लगाएगा वो ऊपर, जो अच्छे फैक्ट्स नोट करेगा, अच्छी ट्रेनिंग ले ले, किसी बड़े साथ बैठकर सीखना, फिर दोबारा शुरू कर दे, अब फिर सीखना दोबारा शुरू कर दे। मैं पहले बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारे ही वकील ऐसे काम करते थे, बहुत हम भी, सीए में भी यही है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। बहुत आदमी हो गया सर, बहुत हो गया। चलिए सर, आपने जैसा कहा कि ये टीम बेस्ड असेसमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। Friends, as the time is precious, we'll take another 2 questions as we have left with faceless appeals also. तो वहां पर कौन सा खुश हो जाएंगे? संजय रोहिल्ला साहब वहां तो और नाराज हो गए। वहां कौन से खुश होना है सर, वो भी सेम लाइन है। हेलो, जैसा आपने कहा ये टीम बेस्ड असेसमेंट है, तो ये असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड बाय व्हिच रैंक ऑफ द ऑफिसर? सर देखिए मैं आपको बताऊं, जो असेसमेंट यूनिट के नीचे लोग होंगे वो होंगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड आईटीयू। ये अथॉरिटीज हैं असेसमेंट यूनिट में, यही अथॉरिटीज हैं टेक्निकल यूनिट में, यही अथॉरिटीज हैं वेरिफिकेशन यूनिट में, और यही अथॉरिटीज हैं रिव्यू यूनिट में। अलग अलग अथॉरिटीज बना दी, और ये बना दी कि ये ऐसे होगा। एडिशनल के नीचे ऊपर बैठा है रीजनल ई असेसमेंट सेंटर,
वो तो मॉनिटर करेगा ना, उनका काम ही क्या है, ओनली मॉनिटर करना। वो मॉनिटर कर रहा है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बैठकर वो मॉनिटर करता रहेगा, भैया जो इनको आया वो उसकी रिपोर्ट लेता रहेगा कि अब ऑर्डर पास कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप मंथली रिपोर्ट लीजिए कितने केस करे, वो उसका काम है, बाकी उसका काम कुछ नहीं है। NESE फाइनली ऑर्डर कर रही है तो उसका हाँ। 263 कैसा हो सकता है सर? सर अभी Because उसमें 263 का भी आ रहा है ना फेसलेस, वैसे तो 99% 263 नहीं, खत्म आज हो के जाएगा डेट में, आज के डेट सर। में 99% 263 होगा ही नहीं। कहाँ ऑर्डर इरोनियस हो गया, इरोनियस होगा, कई बाई चांस टेक्निकल के पास ना गया या एओ ने असेसमेंट यूनिट ने डिमांड ही नहीं करी तो इरोनियस हो सकता है। तो इरोनियस होगा तो कमिश्नर अपील कमिश्नर करेगा, जुरिडिक्शनल कमिश्नर, उनकी भी आप जुरिडिक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी तक तो इरोनियस, देखिए दो कंडीशन है, द ऑर्डर शुड बी इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो 263 चलता रहेगा, 263 चलता रहेगा, नहीं तो 263 भी ऑटोमेटिकली रिडंडेंट हो जाना है थोड़े दिनों में। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पूर्णाचंद होता साहब। सर पुरानी केस का क्या करेंगे सर? सर पुराने के लिए आ रहा है 99% वो ये ई में ही जाएगा, फेसलेस में ही जाएगा। फेसलेस, थैंक यू सर। देयर आर 2 more questions in the chat हाँ box. बोलिए सर। सर वन इज दिस TDS सर्वे का असेसमेंट कैसे होगा सर? सर फिर वही बात आ गई है, असेसमेंट प्रोसीडिंग है, ये TDS सर्वे नहीं है। वो TDS वाला अभी भी फेसलेस नहीं है, वो बाद में आएगा। आप इसको TDS को यहाँ क्यों ला रहे हैं? ये सिर्फ असेसमेंट है, असेसमेंट प्रोसीडिंग। TDS में कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग थोड़ी होती है, TDS की तो अपनी प्रोसीडिंग है, वो अलग है। उसका अभी तक फेसलेस नहीं आया, आएगा नोटिफिकेशन, उसका भी आ रहा है फेसलेस, लेकिन अभी नहीं आया। सो डोंट इन्वॉल्व दैट TDS हियर, इट इज ओनली फॉर असेसमेंट। चलिए ग्रुपिंग मर्चेंट्स आपका लास्ट सवाल हम लोग ले रहे थे। जुडिक्शन इन 148 इज स्टिल विद AO। अभी तक है 148 को AO करेगा और 148 के बाद आप शो का वो जवाब देंगे, जवाब को वो डिस्पोजल करेगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज करी रिटर्न भरने के बाद, कोई ऑब्जेक्शन करी, उसके बाद 142(1) इशू कर देगा और हैंड ओवर कर देगा NEC को 143(2) इशू करने के, उसके बाद वो NEC को हैंड ओवर करेगा। सर एक ओनली क्वेश्चन है, ये जो अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट होते हैं। हाँ बहुत अच्छा बोला आपने। यस ये वो कहने जा रहे हैं कि हम रिसर्च करके ये उनको इनपुट अपने टेक्निकल यूनिट को बता देंगे। पहला नंबर ये कि जिसकी तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है उसको तो मानो ही ना, लेकिन वो कहेगा जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट को तो मानना पड़ेगा ना। वहां क्या होगा, कहता हम बता देंगे, दैट टेक्निकल यूनिट विल टेक केयर ऑफ दैट। तो और टेक्निकल यूनिट ही देखकर उनको इन्फॉर्म करेगा, वो इनसे हेल्प लेंगे टेक्निकल यूनिट से, और टेक्निकल यूनिट करेगा कि व्हाट इज टू बी डन इन दिस मैटर। भाई SSC का जुरिडिक्शन देखा जाएगा। हाँ जी, और क्या, ऑब्वियसली जुरिडिक्शन आपका है, जुरिडिक्शन जो है आप असेसमेंट का जुरिडिक्शन फेसलेस हो गया, अब मतलब जुरिडिक्शनल लेस हो गया, लेकिन आपका जुरिडिक्शन तो है ना, असेसिंग ऑफिसर तो जुरिडिक्शनल है आपका, वो जुरिडिक्शन आपका होगा। राइट सर, थैंक यू Sir, floor is now uninterrupted. Back to you for the चलिए सर वापस आप appeal. अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, उसी दिन 1 बजे 25 अगस्त 2020 को उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाल दिए। हालांकि अमेंडमेंट तो लाए थे फाइनेंस एक्ट 2020 में, इन सेक्शन 250 और 3 सबसेक्शन डाले थे, 6B, 6C, 6D, बिल्कुल डिट्टो जैसे उसके लिए डाले थे असेसमेंट। क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक ए स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फॉर फेसलेस to impart greater efficiency or accountability or what you call this to avoid interface between the SSC and the commissioner appeal to the extent it is possible, वो हटा देंगे। और to have functional specialization, और also कह दिया इसका होगा appeal should be faceless appeal with dynamic jurisdiction। डाला वो सेक्शन पहले का डल गया हुआ है 256 से दिया, कौन कौन से सेक्शन नहीं लगेंगे, विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, सर्टेन अमेंडमेंट, सर्टेन। अब निकाल दिया नोटिफिकेशन नंबर 76 25 सितंबर 2020। क्या कह दिया, दिस स्कीम
may be called national, this scheme may be called faceless appellate scheme. Faceless appellate, faceless होगी, faceless appellate scheme. And the board may constitute one, उसका नाम क्या रखा था सुनिए, National Faceless Appellate Center. National Faceless Appellate Center, NFAC. उसका नाम ये अब ये नहीं है, नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर ये बनाया जाएगा और फेसलेस अपीलेट सेंटर, उस नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर के साथ रीजनल फेसलेस अपीलेट सेंटर, रीजनल फेसलेस अपीलेट सेंटर भी उसके नीचे बनाएंगे appellate units, specific appellate unit, any appellate unit as it deemed necessary, वो appellate unit बन जाएंगे. क्लियर हो गया सर? आपने appellate unit बना दिए, बात खत्म हो गई. बन रहे appellate unit without any jurisdiction, jurisdictional appellate unit. कमिश्नर अब क्या करा? appellate unit में कमिश्नर वन और मोर देन वन कमिश्नर अपील होगा. वो कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं, बाहर से कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं ये वाले, और उसमें वो होंगे किसमें? अपीलेट यूनिट में. कंसल्टेंट आउटसाइड कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, असेसमेंट में भी, और यहां भी डाल दिया अपील में भी आउटसाइड कंसल्टेंट. कल आप भी उसके आपको बना देंगे अपीलेट यूनिट के कंसल्टेंट, कंसल्टेंट पैनल में बनाकर वो कंसल्टेंट भी ले लेंगे. अब क्या आएगा? आपने अपील फाइल करी, करते हैं पोर्टल में कर दीजिए, आपने अपील फाइल कर दी. नेशनल अपीलेट सेंटर जब अपील फाइल हुई तो उसको देखेगा और उस अपील को वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से किसी भी अपीलेट यूनिट को भेज देगा, किसी भी अपीलेट यूनिट को भेज देगा, एनीवेयर इन इंडिया. अपीलेट यूनिट वो उसका अपीलेट यूनिट को भेज दिया उसने, वही शुरू हो गया. जैसे वन उसको भेजा था कि भाई तू अपीलेट यूनिट के पास केस आ गया. अब अपीलेट यूनिट क्या करेगा? अपीलेट यूनिट ने देख रहा है कि भैया ये केस आया मेरे पास, इसमें मुझे ये एविडेंस चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए ना उसको भी. तो अपीलेट यूनिट को वो लिख के देगा किसको? नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर, कि मुझे असेसी से या अदर देन दैट असेसी किसी पर्सन से ये वाली एविडेंस चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए. उसने लिख के कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया. नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर देन विल राइट टू द असेसी टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, or write to any other person to provide that information, to provide those documents, to provide those evidences. वो उनको लिखेगा within the time specified. वो टाइम स्पेसिफाइड में और एक्सटेंडेड टाइम एज में भी एक्सटेंडेड. आप वो इंफॉर्मेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, एविडेंस देंगे इलेक्ट्रॉनिकली टू नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर. नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर के पास आया, वो इसको फॉरवर्ड कर देंगे उस कंसर्न्ड अपीलेट यूनिट को, दैट स्पेसिफिक अपीलेट यूनिट को वो भेज दिया जाएगा. लीजिए ये इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस आए. अब उनको कुछ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए, या कोई असेसिंग ऑफिसर से चाहिए. आप कहेंगे असेसिंग ऑफिसर को यूज कर दिया. सर जहां फेसलेस नहीं है वहां तो असेसिंग ऑफिसर से लेना पड़ेगा ना. जैसे सेंट्रल चार्ज का केस है या इंटरनेशनल टैक्सेशन का केस है, वो तो अभी भी फेसलेस है, फेसलेस नहीं है, तो वहां तो असेसिंग ऑफिसर ही करेगा. तो असेसिंग ऑफिसर और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लिखेंगे कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे ये ऑर्डर चाहिए, मुझे ये चीज करनी. तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से जो रिपोर्ट मांगी, जो इंफॉर्मेशन मांगी, जो एओ से मांगी, वो एओ और वो नेशनल अपीलेट सेंटर को देगा, और नेशनल अपीलेट सेंटर उस अपीलेट यूनिट को दे देगा. अब आपने कोई इंक्वायरी करनी है, आप इंक्वायरी करिए. कमिश्नर अपील वाले जो वो है अपीलेट सेंटर, अपीलेट यूनिट, लेकिन वो इंक्वायरी करवाना चाहते हैं असेसिंग ऑफिसर से, तो वो किसको लिखेंगे? एनईसी को लिखेंगे कि वी वांट दिस इंक्वायरी टू बी मेड. तो वो इंक्वायरी करवाने के लिए फिर एनईसी लिखेगा
अलॉट करेगा टू द जुरिडिक्शनल एओ और टू द असेसिंग ऑफिसर कि भैया ये इंक्वायरी करके दो इस केस के बारे में, क्योंकि अब रिकॉर्ड किसके पास है? ऑर्डर होने के पास। रिकॉर्ड तो जुरिडिक्शनल एओ के पास है, रिकॉर्ड उसके पास थोड़ी है एनईसी के पास। तो एनईसी ने लिख के दे दिया जुरिडिक्शनल एओ को दैट दिस इंक्वायरी दे वांट, दिस इंफॉर्मेशन दे वांट, दिस थिंग दे वांट, प्लीज सबमिट दैट, डू दैट इंक्वायरी एंड सबमिट टू अस। जो भी रिमांड रिपोर्ट होती है, आपको समझ में आ गया ना कि वो करो, और वो नेशनल ई को देंगे, नेशनल ई स्टेटमेंट उसको फॉरवर्ड कर देगा। अगर वो एओ को दे रहा है तो एओ फॉरवर्ड कर देगा। ये आ गई। अब आपकी अपील है, आपने अपील फाइल करी है, अगर तो अपील ऑन टाइम है तो वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर डिले है तो कौन कंडोन करेगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर को कोई लेना देना नहीं है। नेशनल असेसमेंट अपीलेंट सेंटर ने वो अपील फॉरवर्ड कर दी है अपीलेंट यूनिट को। अब अपीलेंट यूनिट देखेगा, ऑन टाइम है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको लगता है ये डिले है तो कंडोनेशन ऑफ डिले की आप एप्लीकेशन देंगे, आपने एप्लीकेशन साथ में लगाई होगी, वो कंडोनेशन ऑफ डिले का रिव्यू करेगा कि भाई रीजनेबल कॉज है, ये कंडोनेशन ऑफ डिले मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय अपीलेंट यूनिट, नॉट द नेशनल अपीलेंट यूनिट। अपीलेंट यूनिट डिसीजन लेगा, जैसे अभी भी कमिश्नर अपील ही तो लेते हैं डिसीजन कि डिले कंडोन करनी चाहिए, देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग अपील ऑन टाइम। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे अपील को। नहीं सेटिस्फाई होंगे तो रिजेक्ट करके इन्फॉर्म कर देंगे किसको? एनईसी को। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कंडोन एनी डिले एंड दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दिस क्लेम। और एनईसी फिर उसको इन्फॉर्म कर देगा। अगर अपील एडमिट हो गई तो वो लिख देंगे कि हमने इसको एडमिट कर लिया। अब आगे भी तो है एडिशनल ग्राउंड्स। अब एडिशनल नहीं, उससे पहले नहीं, एडिशनल ग्राउंड इसके पहले कौन है? आपको पता है जब अपील आप फाइल करते हैं तो उसके साथ जो टैक्स बनता है रिटर्न इनकम का, वो आपको जमा कराना पड़ता है। ये तो मालूम है ना सर, सेक्शन 249 में कि whenever you file an appeal, if there is a tax due on returned income, you have to pay। उसमें क्लॉज बी भी है कि आपने रिटर्न डाली नहीं हुई है, रिटर्न नहीं डाली हुई, लेकिन आपकी असेसमेंट हो गया, आ गई 144 में, आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो जितना एडवांस टैक्स पेबल है वो आपको जमा कराना पड़ता है अपील करने से पहले, जितना उसके ऊपर एडवांस टैक्स पेबल था। उसके लिए आप रीजन दे सकते हैं कि नहीं सर इसको कंडोन कर दीजिए, एग्जेम्पशन दे दीजिए, एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है, हमारा जो ऑर्डर हमारी बनती नहीं है तो कोई डिमांड। तो उस केस में वो उसके बाद पावर है कमिश्नर अपील के पास कि वो एग्जेम्पशन दे दे, तो आप उसकी एप्लीकेशन देंगे। सर वी हैव नॉट फाइल्ड ए रिटर्न बट ऑर्डर हैज बीन पास्ड, वी हैव फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर बट प्लीज गिव अस एग्जेम्पशन फॉर नॉट डिपॉजिटिंग द एडवांस टैक्स बिफोर एडमिटिंग द अपील। और वो अगर एग्जेम्पशन, अगर अपीलेंट यूनिट देखेगा कि ये जेन्युइन कॉज है, आपको अब हियरिंग नहीं देगा, जेन्युइन कॉज है, तो आपको एडमिट कर लेगा अपील को कि नो 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 नीड टू गिव एडवांस टैक्स, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा और कहेगा पहले एडवांस टैक्स जमा कराओ फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 2949 में लिखा हुआ है कि जब आपने रिटर्न नहीं भरी और आपका असेसमेंट हो गया और आपने उसकी अपील फाइल करी तो जितना टैक्स बनता था वो तो एडवांस टैक्स बनता था वो तो जमा कराना चाहिए था, वो उसके लिए भी एग्जेम्पशन। चलिए अपील आ गई किसके पास? अपीलेंट यूनिट को। वो स्टडी करेगा, उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको कोई एविडेंस चाहिए, लिख देगा अपीलेंट सेंटर को कि मुझे ये डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उसको कोई और चीज चाहिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से या असेसिंग ऑफिसर से, वो उनको लिख के भेजेगा और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जुरिडिक्शन से लेकर आपको भेज देगा। वो भी हो गया। अब एडिशनल कई बार ग्राउंड लेते हैं कि आपने एडिशनल ग्राउंड ले लिए ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अपील। अब एडिशनल ग्राउंड के लिए भी एडमिट करना होता है कि भाई वो एडमिट करे ना करे एडिशनल ग्राउंड, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन जो एडिशनल ग्राउंड होंगे उसके लिए वो पूछेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि अपने असेसिंग ऑफिसर से पूछ के बताओ या जुरिडिक्शनल वाले से पूछ के बताओ कि ये एडिशनल ग्राउंड एडमिट करें या ना करें। काइंडली लेट अस नो व्हाट इज देयर ओपिनियन। वो अपनी ओपिनियन देंगे कि एडिशनल ग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका असेसमेंट ऑर्डर तो हो चुका है, प्लीज डोंट एक्सेप्ट द एडिशनल ग्राउंड। तो एडिशनल ग्राउंड की रिपोर्ट वो कर देगा एनईसी या वो कर देगा आपका असेसिंग ऑफिसर, और वो रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी किसको? नेशनल ई अपीलेंट सेंटर के थ्रू असेसमेंट अपीलेंट यूनिट को। अपीलेंट यूनिट को एडिशनल ग्राउंड की ऑब्जेक्शन ऑफिस की आपकी भी आ गई,
एसएससी ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया और आपकी एओ का ऑब्जेक्शन भी आ गया, नेशनल ई असेसमेंट के सेंटर के थ्रू ऑब्जेक्शन भी आ गया। अब नाउ दे विल हैव टू पास ऑर्डर वेदर टू एक्सेप्ट एडिशनल ग्राउंड और नॉट टू एक्सेप्ट इट। इफ दे एडमिट इट, they will admit the additional order and intimate the national ESS नेशनल appellate center, वो आगे इन्फॉर्म कर देगा कि हमने आपके एडिशनल ग्राउंड एक्सेप्ट कर लिए। रिजेक्ट करने तो रिजेक्ट कर देगा, वो एसएससी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब एक एडिशनल ग्राउंड होता है, अब एक एडिशनल एविडेंसेस भी तो होते हैं, दैट इज एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील, नाउ इट इज एडिशनल एविडेंस। अब आपने एडिशनल एविडेंस देने, अब आप एडिशनल एविडेंस सबमिट करना चाहते हैं, नेशनल ई असेसमेंट को आपने एडिशनल एविडेंस दे दिए, नेशनल अपीलेंट सेंटर उसको असेसमेंट अपीलेंट यूनिट को दे देगा, अपीलेंट यूनिट फिर देखेगा ये एविडेंस आए हैं, उसको स्टडी करेगा, एक्सेप्ट करने नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, फिर उनकी रिपोर्ट मांगेगा, रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर की थ्रू एनईसी और ज्यूरिडिक्शन की कि सर हमें ये बताइए कि ये एडिशनल एविडेंस है, शुड आई एडमिट और शुड आई नॉट एडमिट। आपकी ऑब्जेक्शन ले रहा है ना भाई, असेसिंग ऑफिसर की ऑब्जेक्शन तो लेनी है, ज्यूरिडिक्शन वाले की वो ऑब्जेक्शन तो आपने फाइल करी, वो अपीलेंट यूनिट को आएगी, अब ऑब्जेक्शन फाइल हो गई, अब डिसीजन लेगा टू एक्सेप्ट एडिशनल एविडेंस और नॉट टू एक्सेप्ट। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे सकता है, आपको भी, डिपार्टमेंट को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपको भी, एसएससी को भी और डिपार्टमेंट को। व्हाई शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, व्हाई शुड इट बी एक्सेप्टेड? डिपार्टमेंट कहेगा प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट, हियरिंग देगा, वो कहेगा वो कहेगा एसएससी दीज एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड, दीज ग्राउंड शुड बी एक्सेप्टेड, अपील देगा, हियरिंग देगा, डिपार्टमेंट को भी हियरिंग देगा और हियरिंग देके फिर डिसीजन लेगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना एडिशनल एविडेंस। वो देकर एक्सेप्ट कर लेगा या कर लिया आपने। अब आपके पास एडिशनल एविडेंस भी आ गए, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन भी आ गई, आपके पास रिपोर्ट भी आ गई, आपके पास असेसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट भी आ गई, आपके पास एनईसी से भी रिपोर्ट आ गई, आपके पास सारी चीजें आ गई। अब अपील वाले ने ऑर्डर पास करना है, अब अपील वाला ऑर्डर पास करेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर कोई पेनल्टी इनिशिएट करनी है तो पेनल्टी भी इनिशिएट कर देगा और वो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर नेशनल अपीलेंट सेंटर को भेज देगा, फेसलेस अपीलेंट सेंटर को भेज देगा। वो ड्राफ्ट ऑर्डर आया, फिर वही नेशनल अपीलेंट सेंटर अपने टेक्निकल टूल्स लगाएगा, रिस्क मैनेजमेंट स्टडी बनाएगा, फिर देखेगा कि यार इसमें तो कोई चेंज नहीं है, उसने अपील्ड कर ली अपील, अगर अपील अपील्ड हो गई और वो कंकर कर रहा है नेशनल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और दैट, तो वो ऑर्डर बनाकर भेज देगा किसको, एसएससी को। एसएससी को भेजा, कॉपी उसको भेज देगा ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर को। अगर वो देखता है कि भैया ये तो इसमें ड्राफ्ट ऑर्डर में उसने कोई मॉडिफिकेशन मांगी है, अपीलेंट यूनिट कहता है इसमें तो एनहांसमेंट होनी चाहिए, इसमें तो रिफंड रिड्यूस होना चाहिए, इसमें तो एनहांसमेंट ऑफ इनकम होनी चाहिए या पेनल्टी लगनी चाहिए, वो लिख के देगा ना, तो वो फिर वो कॉपी भेजेगा उसकी जो भी शो काज आया, एक शो काज इशू करेगा एसएससी को और उसकी कॉपी भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को टू बी फॉरवर्डेड टू द ज्यूरिडिक्शनल एओ कमिश्नर, और एक कॉपी भेजेगा असेसिंग ऑफिसर। फिर वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर वो एक पर्सनल हियरिंग होगी और फिर होने के बाद ये जजमेंट आ गई कि देखिए ये अनाउंसमेंट थी। अगर उनको लगता है नेशनल अपीलेंट सेंटर को कि भाई इसको किसी और अपीलेंट यूनिट को भेजना है तो किसी और को भी भेज सकते हैं, अगर कोई रिव्यू करने के लिए दे कैन सेंड इट टू अनदर अपीलेंट यूनिट फॉर रिव्यू, और रिव्यू करके उसके ओपिनियन मांग सकते हैं। अपीलेंट यूनिट होंगे डिफरेंट, उसको रिव्यू के लिए भेज देंगे और रिव्यू का जो आएगा उसके बाद जो आएगा वो सजेशन फिर आपको शो काज देंगे, उसको देंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर पास होगा। समझ रहे हैं सर? प्रोसीजर वही है जो असेसमेंट में है, जहां जहां वर्ड असेसमेंट था वहां अपीलेट कर लीजिए, यहाँ एडिशनल ग्राउंड, एडिशनल एविडेंस, एडिशनल आई सेड इशू और पर्सनल हियरिंग वही होगी, फेसलेस पर्सनल हियरिंग, और फिर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर पास करके कॉपी भेज दी जाएगी और भेजकर आपको दे दिया जाएगा, एसएससी को आ जाएगा। अब एसएससी ने आईटीएटी में अपील फाइल करनी है। अब आईटीएटी कोई रिमांड करता है केस, आईटीएटी कर सकता है ना रिमांड एओ को दोबारा, तो आईटीएटी जो भेजेगा ना वो नेशनल अपीलेट सेंटर उसको भेजेगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, वो आगे देंगे कि किसको जाकर रिमांड किसको से करवाना है। अब वो भी आ गया है,
नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास आएगी, ITAT भेजेगा या हायर कोर्ट, जो भी डाउनलाइन लाइन होगा उनको भेजेगा और वो फिर आगे अलॉट करेंगे कि इसको भैया इसकी रिमांड आई है, इसको असेसमेंट करो दोबारा। ये चीजें उन्होंने डाल दी हैं और इसी वजह से जो सेक्शंस थे 77 नोटिफिकेशन में, जो भी रिलेटेड सेक्शन थे उसको मॉडिफाई कर दिया, अडॉप्शन कर दिया और ये कह दिया इट विल बी सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन, सच असेसमेंट, सच इज एज आर रिक्वायर्ड। तो ये भी आ गया सर असेसमेंट यूनिट का, ऐसे अपेलेट यूनिट का। तो इसमें तो दो ही हैं, नेशनल अपेलेंट फेसलेस अपेलेंट सेंटर, रीजनल ई अपेलेंट सेंटर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर, और उसके नीचे अपीलेंट यूनिट, और अपीलेंट यूनिट में कमिश्नर अपील होगा और कमिश्नर अपील होगा एक या एक से ज्यादा, और वो ये अपील को हियर करेंगे फेसलेस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को दी जाएगी, दोनों को, डिपार्टमेंट को भी और एसएससी को भी। बोथ विल टेक सीक द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी वही करेगा अगर करना है, फेसलेस होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये चीजें अपीलेंट सेंटर की हुई। तो ये भी बारे में जो पूछना है तो पूछिए। ये कौन से अपील जाएगी सर? सारा अपील जो भी पेंडिंग है आज के डेट में तो अभी तो जल्दी था कि रुपीस तक का जो डिमांड है उसके तो वो अपील कर रहे थे फेसलेस, वो सॉरी उन्होंने कर दिए, ऑर्डर पास कर दिए अप टू 10 लाख, और बाकी का था रोक दीजिए। अप टू 10 लाख के तो कर दिए थे ऑर्डर पास, आपने करवा लिए होंगे मुझे पता है। 30 सितंबर तक ऑर्डर उनको कहा था कर दीजिए, जो 10 लाख तक की डिमांड के हैं उनको बुलाकर ऑर्डर पास कर दीजिए, और वो हो गए होंगे। जिसने करा लिया वो बच गया, नहीं कराया तो हो सकता है कि अब ये सारा फेसलेस में ही ट्रांसफर कर। ये इंस्ट्रक्शंस अभी आने वाली है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वो जो एग्जिस्टिंग अपीलों का क्या होगा, वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देंगे इंटरनल, और वो अगर अपीलेंट यूनिट को दे दी तो आपको नोटिस आ जाएगा कि अपीलेंट यूनिट को दे दी गई है। अगर वो एग्जिस्टिंग जो बात नहीं कर रहे रिपोर्ट के पीछे वो बिलो 10 लाख का केस पेंडिंग है अभी तक सीआईडी अपील में। सर वो जो है, अब वो देखिए ना, अपील पेंडिंग था, जिसकी हो गया तो वो कर दिया गया, जिसकी नहीं हुई वो रिमांड रिपोर्ट आएगी। अब ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन है, मैं डिपार्टमेंट से नहीं आया, मैं तो आप जैसा आदमी हूँ, डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करेंगे। वो तो मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने अपील तो ये तो सारा बना दिया। अब इंटरनल इंस्ट्रक्शंस आएगी जो रोक रखी थी कि फर्दर ऑर्डर आएगा, अब उसके हिसाब से अपील करना। अब फर्दर ऑर्डर अब आएगा उनका इंटरनल कि भाई आपको फेसलेस करनी है, कि यही इसमें जानी है कि आप कर सकेंगे, ये यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन उसके लिए वेट करना पड़ेगा सर। हाँ, नहीं तो आपको अपीलेट यूनिट से आ जाएगा ना, नेशनल अपीलेट यूनिट से लेटर आ जाएगा कि आपका केस हमने इधर ले लिया है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेशनल अपीलेट यूनिट। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। सर अपील में जैसे जो भी ऑर्डर पास होते हैं वो क्वासी जुडिशियल है, सो वेदर दैट ऑर्डर कैन बी रिव्यूड बाय द एनी ऑफ द अदर अथॉरिटी? वो अपीलेट यूनिट ही कर रहा है सर, कोई और नहीं कर रहा, उन्हीं के पैरेलल कर रहा है, उनको रिव्यू करा के देगा। तो है यहाँ तो एक्चुअल में क्या है, जहाँ जुडिशियल अथॉरिटी आ जाता है। सर हमने कोई जुडिशियल अथॉरिटी में कमिश्नर को नहीं कहा है, हमने तो उसी लेवल के अपील वाले को कहा कि रिव्यू कर, आप देख लीजिए तो कंकर्ड कर लो। अगर कोई उसमें नजर आ रहा है टेक्निकल टूल्स में कि कोई चीज रह गई है तो वो टेक्निकल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अरे वो आएगा सर, ये तो करना पड़ेगा। सर सुनिए तो सही मेरी बात, आप वकील हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं वो पढ़ तो जो लॉ में लिखा है वो में नहीं लिखा हुआ है, तो वो मुझे आता नहीं है कि लॉ में क्या नहीं लिखा हुआ। तो वो वकील कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी कह दे कि वहां पर कह रहे हैं ये क्वासी है, इसमें ये कैसे हो सकता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर दे। मेरे को इतनी समझ नहीं है, मैं तो जो सरकार कहती है मान लेता हूँ। वकील तो सरकार के अगेंस्ट ही तो बात करते हैं, तो वो आप अपने जो सीनियर को कहिए कि वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में करें कि ये तो क्वासी है,
ये कैसे हो सकता है? उसी अपील एक ने डिसीजन लिया और दूसरे से रिव्यू करा रहे हो। पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। मैं तो जो वो कहते हैं तथ्य को कहता मानना पड़ेगा हमें। बाकी तो कई चीजें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए गई, अपहेल्ड हो गई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आजकल लॉ वाले से पहले मिनिस्ट्री से ऑलरेडी वेट करा लेता है, हर एक चीज वेट होती है। हो सकता है उन्होंने कंसल्ट किया हो, आपको लगता है क्वासी को चीजें हैं, तो प्लीज यू आर फ्री टू गो फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज, एसएलपी और रिट जो भी करना है कर लीजिए। संजय अनवर साहब वुड लाइक टू स्पीक समथिंग। संजय अनवर साहब कुछ बोलेंगे। संजय शर्मा जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए जी संजय जी। संजय शर्मा जी, sorry. Any other, we'll take last two questions if anybody would like to discuss on faceless appeals. सर मैंने कहा था ना आंसरलेस हो जाएंगे, चीजें वही हैं। अब दिल नहीं मान रहा है, मनाना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। 25 तारीख से आ गया, अब इंटरनल इंस्ट्रक्शन के लिए इंतजार कर लीजिए कि वहां से क्या ऑर्डर आते हैं एग्जिस्टिंग अपील के और न्यू अपील के। यू वेट फॉर सम टाइम एंड यू विल कम टू नो। काकड़ा जी मुझे कह रहे हैं ये क्या करवा दिया, मैंने क्या कराया सर? काकड़ा जी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। आरडी काकड़ा जी मुझे कई दिनों से कह रहे हैं ये क्या करवाए जा रहे हैं, क्या करवाए जा रहे हैं। सर मेरे हाथ में नहीं है, मोदी जी से पूछिए। गौतम जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फाइनल लास्ट क्वेश्चन। गिरीश साहब वो जो नोटबंदी में जो 60% और 25% है अपील ऑर्डर पास करके भेजे हैं, उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा? सर देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें एक गलती इन्होंने बहुत बड़ी करी है। हाँ सर। वो सबसे बड़ी गलती क्या है कि एक तो उन्होंने, आपने अगर उसको इनकम दिखा दिया है और आपके प्रॉफिट लॉस में जमा कर लिया है तो डबल थोड़ी होगा, डबल तो नहीं होगा ना। एक जगह इनकम मान लिया आपने, नेट प्रॉफिट मान लिया, इनकम में ले लिया, तो दोबारा पूरा का पूरा कैसे इसने एड बैक कर दिया? जितने भी डिमोनेटाइजेशन के ऑर्डर हुए हैं वो कन्वेंशनल ऑर्डर सभी ने एक ही तरह से करे। पहली बार जिंदगी में देखा है हर जुरिडिक्शन में एक ही तरह के ऑर्डर है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई थी सारी ऐड कर दो, कुछ पूछो ही नहीं। अरे मैंने कहा सर उसने ऑलरेडी तो वो इनकम दिखा रखी है। कहता दिखाई होगी वो अलग। उसने क्या किया, 44 एडीए में इनकम दिखा दी, 50% तो इनकम दिखा रखी है। हमने तो वो अलग ही जोड़ देना, जितना भी आपने पैसे जमा कराए वो अलग और प्लस वो जो आपने एडमिट कर लिया वो भी और वो भी। ये तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा सर। ये तो बेवकूफी वाले ऑर्डर पास हुए हैं। ये रिलीफ तो अपील वाले को देना ही पड़ेगा, बट नॉट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इतना जरूर दे देंगे, डबल नहीं करेंगे, पर वो डबल तो पॉसिबल ही नहीं। वो 60% 25% वो तो बढ़ना पड़ेगा। वो तो लगेगा सर, वो उसका तो कोई इंतजाम। I want to salute you, sir. वो तो नहीं लगे। अभी तो मैंने उनको कहा था आगे से तो ठीक कर दो, वो अभी तो आगे से भी नहीं कर रहे। Sir, hello sir. Sir, I want to salute you. Without piece of paper आप इतना पूरा इनकम टैक्स लॉ बोल देते हो। तभी तो मुझे गाली देते कि आप ही ने बनाया तो आपको पता है। अरे साहब आप तो 6-6 घंटे बोल देते हैं, गिरीश जी के बारे में मालूम नहीं है। ये तो विदाउट पेपर क्या सर? एक पालके वाला साहब बोलते अभी आपको सुनता हूँ सर। मैं पेपरलेस हूँ सर। मुझे पेपरलेस की स्पीच है, वो फेसलेस असेसमेंट करेंगे। मैं पेपरलेस स्पीच तो देते ही रहूंगा, आदत पड़ जाती है सर। ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे साहब आप सर मैं जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट जोन गिरधर धेलिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। गिरधर, हेलो हेलो हेलो। एंडी साहब, चेयरमैन संजय जी शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। सर गिरीश आहूजा साहब ने आज हमको बताया जो कुछ फेसलेस असेसमेंट स्कीम में नोटिफाई किया सरकार ने और फेसलेस अपील स्कीम में भी नोटिफाई किया। हम लोगों ने जो सुना, जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है वो 1 से 1.5 महीने जस्ट पुराना ही है और फेसलेस अपील तो अभी जस्ट 25 तारीख को नोटिफाई हुआ है। बट जैसे और लोगों ने भी कहा कि सर फेसलेस सब कुछ हो गया है, बट
सर जो है पेपरलेस और बिना पेपर देके बिना कुछ करे ये सब कुछ हम लोग इतनी तरीके से सुन पाते हैं, लगता है हमको कि हम क्लासरूम में ही है। बट फिर हमें आश्चर्य नहीं होता जब इनसे हम गिरीश आहूजा साहब से सुनते हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद दूसरे ही दिन 24 घंटे में या फिर 6-8 घंटे में भी लोग सेमिनार रख देते हैं और पूरा का पूरा बजट गिरीश आहूजा साहब एकदम क्लासरूम की तरफ फाइन लाइन सब सारे बताते रहे। और गिरीश आहूजा साहब की खासियत ये है कि इन्होंने ये भी बताया कि क्या होने वाला है और क्या होगा और 2021 में क्या होगा और 1 अप्रैल 21 के बाद देखना क्या होगा। सर वो जो नया लॉ आ गया है सर, मैं अगर गलत नहीं हूँ 142B 144B 157B, अरे सर बी हो गया सब। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसीलिए लोग आपको गुरुजी के नाम से पुकारते हैं और जब गुरुजी बोलते हैं तो 2 लाइनें मेरा मन बहुत करता है आपको बोलने के लिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नहीं ये बोलिए मोदी जी है मिलाओ सर अब मोदी जी है मिला है। मोदी जी ने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा सर, लेकिन हेड्स अप टू दिस मैन। कुछ भी है हिम्मत तो करिए ना सर, कुछ भी है ऑड्स के बाद हिम्मत तो करिए ना। हमें आज बुरा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जमाना बदल चुका है, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में आप खुद कहेंगे अच्छा हुआ, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। अब वक्त बदल चुका है और वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। जो वक्त के हिसाब से नहीं चलेगा उसको मुश्किल पड़ जाएगी। प्लीज हैव टू नाउ गो फॉर द सिस्टम्स। इट्स ऑल सब कुछ सिस्टम डेडिकेट हो गया। अब क्यों हम आप लोगों को परेशान अपने आप को कर रहे हैं? कोई तरीके मत सोचो, अब तरीके खत्म हो गए हैं, तो इसलिए दिमाग अपना पढ़ाई में लगाओ। मतलब ये जो भी आपने आज देने हैं अप्लाई उसमें लगाइए, प्रेजेंटेशन में लगाइए, स्किल को आप शार्पन करिए। अब मुश्किल नहीं है, कॉन्टेक्ट को शार्पन करना बेकार हो गया। अब स्किल एक नई आर्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी और दैट डेवलप करके आप खुद कहेंगे कि वैल्यू दिमाग की हो गई। जो वैल्यू दिमाग की नहीं थी वो अब दिमाग की वैल्यू हो गई। उसकी इज्जत होगी जिसको नॉलेज है, और होनी भी चाहिए। जिसको नॉलेज है उसकी इज्जत। तो ये थोड़े दिनों में हमें अभी बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। मैं तो 100 चूहे खा के दिल्ली हज को जा चुका हूँ। अगर आपने 98 खाए तो 2 और खा लेना, लेकिन वक्त नहीं है, बदल दो अपने आप को, बदल लो, यही होगा बस। सर हम आभारी हैं कि आपने इतने व्यस्ततम दिनचर्या के बाद भी और AIFTP का निमंत्रण स्वीकार किया और थैंक यू सर, थैंक यू। एक गुरु की तरह सबको आके और पढ़ाई कराई। जैसे आपने कहा कि अब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग सब लोगों ने आपसे स्टार्ट कर दी है सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा मैंने कहा जैसा मैंने कहा कि गुरु जब है तो आप पेरेंटल फिगर हैं, तो पेरेंटल फिगर को मुझे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स बोलने बोला गया है, बट एक गुरु को थैंक्स कैसे बोला जा सकता है? तो इसीलिए मैं AIFTP की तरफ से अपनी तरफ से एक फॉर्मल प्रोटोकॉल जो है उसके लिए आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं सर। वेलकम सर। मैं आपको बताऊं, स्टे हेल्दी, एवरीबॉडी शुड स्टे हेल्दी। भगवान पे विश्वास कीजिए, ऊपर वाला जो करता है हर चीज अच्छे के लिए करता है, इसलिए कोई फिक्र नहीं है। अगर कोरोना आया तो भी फिक्र नहीं करना है, और आगे भी फेसलेस असेसमेंट आया तो फिर भी कोई नहीं है। जब कोरोना भुगत लिया तो फेसलेस असेसमेंट क्या चीज है, हो जाएगा सब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आशा करते हैं कि आगे भी कभी जब भी हमको दरकार पड़ेगी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संदीप जी गाड़ोदिया जी को, RT काकरा जी को, विवेक अग्रवाल जी को, ND साहा जी को, संजय जी शर्मा जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस प्रोग्राम को हमारे गुरु जी को हमारे तक पहुंचाने के लिए, आनंद जी बसारी जी को, फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी, M श्रीनिवासा राव, डॉक्टर डिप्टी नेशनल प्रेसिडेंट, स्मित सौरभ जी पटना से, संजीव अनवर जी, हरि पटेल जी रांची से, मैडम प्रेमलता बंसल जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं, अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, आनंद टिबड़ेवाल जी कोलकाता से, डॉक्टर रंजीत पादी फ्रॉम उड़ीसा, कमल जी जैन जो फॉर्मर सेक्रेटरी है ईस्ट जोन के, और गणेश जी पुरोहित को जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, और सिलीगुड़ी से DK अग्रवाल जी, इन सबको, और इसके अलावा 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आज जो ज्वाइन किए उन सबको
AIFTP ईस्ट जोन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी के चरणों में फिर से सादर नमन प्रणाम। धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर सर, थैंक यू। नमस्कार 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 नमस्कार, ठहरिए, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, बहुत नमस्कार साहब। सबको प्रणाम, फ्रॉम सबको प्रणाम। भुवनेश्वर। 2 मिनट सभी चाहते हैं आपको प्रणाम करने का और फिर आप मैं भी प्रणाम करता सर, मैं भी प्रणाम करता हूँ। आजकल मैंने प्रणाम रामदेव जी से पूछा था, प्रणाम गुरुजी। रामदेव जी से पूछा कि सर ये प्रणाम, वो मेरे को प्रणाम करते जब भी मैं फोन फिर करता हूँ मिलेंगे। या वो फोन करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा